चैप्टर 1941 टू 1950। चूंकि दीवू उदासी पहले ही बोल चुकी थी, वह कमजोरी कैसे दिखा सकता था। ये जिवेन, वह वास्तव में ये जिवेन है। अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। समय की इस अवधि के दौरान, चाहे वह प्रारंभिक चरण के गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर 3 दैवीय संघ के बुजुर्गों का वध हो या प्रतिस्थापन आमंत्रण, उसे तूफान की नज़र में रखा गया था। जो लोग यहाँ आ सकते थे, वे सभी गुमनाम डाओ कॉलेज के प्रवेश टोकन में रुचि रखते थे। वे उसका नाम कैसे नहीं सुन सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि दीवू दिल भी उसके बारे में इतना सोचते हैं। सभी को बोध का आभास हुआ। वह ये जिवेन है। मुझे नहीं लगता कि वह इतना महान है। बेनाम डाओ कॉलेज के लोगों ने उन्हें एक प्रतिस्थापन निमंत्रण क्यों दिया? क्या वह गुमनाम डाओ कॉलेज के एक बुजुर्ग का नाजायज बेटा हो सकता है? किसी ने दुर्भावनापूर्वक अनुमान लगाया। इस समय ये जिवेन के पीछे दुबले पतले बूढ़े आदमी का चेहरा लगातार हिल रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आंखें इतनी सटीक थीं। यह अकारण नहीं था। ये जिवेन, वह वास्तव में ये जिवेन है। भले ही वह इसे स्वीकार करने को तैयार न हो, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह युवक सरल नहीं था। मूल रूप से उसके दिल में अनिच्छा का निशान था, लेकिन इस समय यह केवल हवा में गायब हो सकता था। हालांकि उनकी ताकत बहुत दूर नहीं थी, लेकिन असीम भविष्य वाले इस युवा प्रतिभा की तुलना में उनके जैसे लोग मोमबत्तियों को जलाने से अलग नहीं थे। वे बहुत चमकीले दिखते थे, लेकिन वास्तव में उनके पास जलने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे थे। उनका जिक्र एक ही सांस में नहीं हो सकता था। वह अत्यधिक ईर्ष्यालु था। वह पहले कभी इतना ईर्ष्यालु नहीं हुआ था। यदि वह अभी भी युवा होता, तो शायद उसके पास इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का दिल होता। हालांकि उनके अनगिनत वर्षों के अनुभव ने उन्हें बताया कि वे अन्य स्थानों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन रहस्यमय दुनिया में, जहां अनगिनत प्रतिभाएं एकत्रित होती हैं, वे कुछ भी नहीं थे। ये जिवेन, मुझे यह नाम याद रहेगा। तुम्हारे बारे में क्या? दीवू उदासी ने दिलचस्पी से पूछा। हुआमेंघान ने धीरे से अपने लाल होंठ खोले और इन 3 शब्दों को उगल दिया। अचानक भीड़ में एक और हलचल मच गई। दुनिया में एक और मशहूर नाम सामने आया था। ये जिवेन जैसे नवधनाढ्य लोगों से अलग था। हुआमेंघान 100 से अधिक वर्षों से प्रसिद्ध था। सेलेस्टियल फीनिक्स मैडन का नाम पहले ही पूरे स्वर्ग और 10,000 दुनिया में फैल चुका था। दिलचस्प, आप दोनों मेरे विरोधी होने के योग्य हैं। मैं मूल रूप से आपके साथ एक अच्छी लड़ाई करना चाहता था, लेकिन अब मैं चरम स्थिति में हूं। मैं पत्थर की पटिया पर जाऊंगा और अपना नाम छोड़ दूंगा। ये जिवेन, क्या तुम 3 महीने बाद मुझसे लड़ने की हिम्मत करती हो? ये जिवेन ने ये जिवेन की ओर देखा। दीवू उदासी ने कहा। हालांकि वह भी ये जिवेन के साथ तुरंत लड़ना चाहता था। वह वर्तमान में प्रारंभिक गहन मृत्यु के चरम पर था। क्षेत्र उनकी हालत चरम पर कही जा सकती है। अगर वह इंटरमीडिएट प्रोफाउंड डेथ रियल्म तक पहुंचने तक इंतजार करता है, तो उसके पास नवागंतुक के स्टोन टैबलेट में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं हो सकती है। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? ये श्वन ने जवाब दिया। उसने महसूस किया जैसे उसका पूरा शरीर इस तरह की लड़ाई को देखकर उत्तेजना से उबल रहा था। फिर रुको और देखो, अब से 3 महीने बाद मैं तुमसे यहां लड़ूंगा। उस समय मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दीवू दिल खोलकर थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने एक कदम उठाया और तुरंत सबके सामने गायब हो गया। दीवू हॉट-हॉटेड के जाने के कुछ देर बाद ये जिवेन और हुआमेंघान रुके नहीं और तुरंत चले गए। हालांकि भीड़ के लिए हंगामा अभी शुरू ही हुआ था। हे भगवान, क्या ये सभी प्रतिभाएं इकट्ठा होने वाली हैं? पहले यह दीवू हॉट-हॉटेड था, फिर ये जिवेन और हुआमेंघान था। ये प्रसिद्ध प्रतिभाएं आखिरकार एक स्वर्ण युग बनाने जा रही हैं। उद्धरण चिन्ह। हा, यह एक अच्छा शो होने जा रहा है। हालांकि दीवू हॉटेड ने पहले भी कुछ विशेषज्ञों को हराया है, उसकी तुलना ये शिवेन से कैसे की जा सकती है? हुआमेंघान और सेलेस्टियल फीनिक्स मैडन भी हैं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र उसे हर जगह ढूंढ रहा है? मुझे डर है कि उनके आने में ज्यादा देर नहीं होगी। जब वह समय आएगा, तो मैं डर है कि यह एक और लड़ाई होगी। चलो हुआमेंघान के बारे में बात नहीं करते हैं। यह कहना मुश्किल है कि प्राचीन फीनिक्स दायरे का हुआमेंघान से निपटने का इरादा है या नहीं। हालांकि ईश्वरीय संघ ये जिवेन को टुकड़े टुकड़े करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। वह पक्का है। ऐसा लगता है जैसे चीजें और दिलचस्प होती जा रही हैं। उनके लिए एक अच्छा शो देखना अच्छी बात थी। यह मामला समय के साथ फैला। दीवू हॉट-हॉटेड, जो समान स्तर के लोगों के बीच कभी पराजित नहीं हुआ था, और ये जिवेन, जो हाल ही में प्रमुखता से उठे थे, के बीच का द्वंद्व निश्चित रूप से अगले कुछ महीनों में लुओयू शहर का सबसे महत्वपूर्ण मामला बन जाएगा। कोई नहीं जानता था कि लुओयू शहर में विभिन्न महान ताकतों के कितने जासूस इकट्ठे हुए थे। दोनों के बीच व्यवस्थित द्वंद्व भी तेजी से इन महान शक्तियों के कानों तक फैल गया था। यह कहने की बात नहीं है कि उनके पास पहले से ही अद्वितीय विशेषज्ञों की ताकत थी, बस उनकी भविष्य की क्षमता लोगों को उन्हें गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त थी।
उन्हें अद्वितीय विशेषज्ञ और महान शख्सियत बनने के लिए 1000 साल की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है, जिनके नाम स्वर्ग और लोकों को हिला देंगे। जैसे ही हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था, येशिवेन को रहने के लिए पहले से ही एक जगह मिल गई थी। यहाँ तक अगर यह एक ऐसा स्थान था जहाँ विशेषज्ञ एकत्रित होते थे, एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में, वह तब भी अपना स्वतंत्र स्थान प्राप्त करने में सक्षम होता। 3 महीने के समय में दीवुदिल से उसका द्वंद्व होगा। वह इस द्वंद्व को हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा उसने जो कुछ भी कहा, दीवुदिल ने वास्तव में उसे बहुत दबाव दिया। उस शक्तिशाली बाण ने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। अगर यह अब द्वंद्व होता तो वह नहीं डरता। हालांकि अगर दीवु हॉट-हॉटेड ने 3 महीने के समय में इंटरमीडिएट प्रोफाउंड डेथ रियलम में प्रवेश किया तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। इसलिए उसके लिए केवल एक ही रास्ता था कि वह मध्यवर्ती गहन मृत्यु लोक में भी प्रवेश करे। इस तरह दीवु दिलदार की ताकत में कितना भी सुधार क्यों न हो जाए, वह येजिवेन की पकड़ से और उसके नियंत्रण से नहीं बच पाएगा। सौभाग्य से वह पहले ही प्रारंभिक गहन मृत्यु लोक के शिखर में प्रवेश कर चुका था। मध्यवर्ती गहन मृत्यु लोक में प्रवेश करने के लिए उसके लिए 3 महीने का समय पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वह ब्रेक ले पाता, कोई पलक झपकते ही उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। यह पूरी तरह से एक लबादे में ढका हुआ व्यक्ति था। उन्होंने नामलेस डाउ कॉलेज से दूत होने का दावा किया। येजिवेन, हुआ मैंगान, तुम दोनों लुओए शहर में केवल 1 महीने के लिए ही रह सकते हो। 1 महीने के बाद चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। अगली बार जब तुम लुओए शहर लौटोगे तो कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। बाद में, यह कहकर दूत तैरकर चला गया। येशिवेन खुद को बेहद उदास महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वास्तव में ऐसा नियम था। यह बस पागल था। इस 1 महीने के समय में उसे वास्तव में देखा जा सकता है कि प्रवेश टोकन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये लोग कितने बेईमान थे। प्रवेश टोकन प्राप्त करने के लिए वे व्यावहारिक रूप से पागल थे, या बल्कि अध्ययन करने के लिए नामलेस डाउ कॉलेज में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने के लिए वे पहले से ही पागल थे। हुआन दुनिया में विभिन्न प्रमुख ताकतों के लिए केवल नामलेस डाउ कॉलेज के बपतिस्मा का अनुभव करने से ही वे वास्तव में भविष्य में डाउ के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। जब तक यह एक बल था जो दहलीज से थोड़ा ऊपर था, वे इतने अच्छे अवसर को जाने नहीं देंगे। इस पिछले महीने के दौरान कहा जा सकता है कि उन्होंने सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है। वह कई मौकों पर दयनीय स्थिति में भाग गया था और लगभग अपनी जान गंवा चुका था। उन बूढ़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम छोटे हो या नहीं। पोजीशन कमांड टोकन प्राप्त करने के लिए वे बस कुछ भी नहीं रोकेंगे। वे पागलों का पूरा समूह थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि लुओयू शहर में प्रवेश करने से उन्हें नामलेस डाउ कॉलेज की सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। उस स्थिति में वह सांस लेने में सक्षम होगा। बेनाम डाउ कॉलेज के खुलने के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब नामलेस डाउ कॉलेज के लोग चाहते थे कि वह लुओयू सिटी छोड़ दे। यह उन्हें बाघ के मुंह में धकेलने के बराबर था, जैसे बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। विक्षिप्त, बस विक्षिप्त। आखिरकार वह दीवु दिलदार की तरह नहीं था, जिसके पास एक दीवु कबीले का समर्थन और एक देवता की अमर विरासत थी। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि दीवु दिलदार पर पीछे से हमला नहीं किया जाएगा। उसकी तो बात ही छोड़ दें। यह लगभग निश्चित था कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा, उसे कई लोगों द्वारा गलत इरादे से निशाना बनाया जाएगा। जब वह समय आया तो निश्चित रूप से अंतहीन परेशानी होगी। अन्य शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा चुपके से हमले शुरू करने की संभावना का उल्लेख नहीं करना। इस समय उन्हें इसका पछतावा हुआ। अगर उन्हें पहले पता होता तो वह इतने हाई प्रोफाइल नहीं होते। उसने मूल रूप से सोचा था कि लुओयू शहर बहुत सुरक्षित था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र को छोड़कर लोगों को लापरवाही से लड़ने की अनुमति नहीं थी। अन्यथा यह बेनाम डाउ कॉलेज की प्रतिष्ठा को चुनौती होगी, जो मौत की तलाश से अलग नहीं थी। किसने सोचा होगा कि पलक झपकते ही नामलेस डाउ कॉलेज, जिस पर उसने बहुत उम्मीदें रखी थी, उसे एक सुपर विशाल चुपके हमले देगा। इस चुपके हमले ने उसे सीधे चक्कर आ गए और वह लगभग बेहोश हो गया। जब हुआ मैंगान ने येशिवेन के व्यथित रूप को देखा तो वह मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसे बिना नहीं रह सकी। वह नहीं जानती थी कि यह कब हो गया था, लेकिन उसकी बेबसी और विवल उपस्थिति को देखकर उसके दिल में मनोरंजन का एक स्रोत बन गया था। वो येशिवेन से अलग थी। पिछले 100 वर्षों में फीनिक्स किंग के पालन पोषण में न केवल उसकी ताकत बढ़ी थी, बल्कि उसकी दृष्टि और ज्ञान भी अतुलनीय रूप से व्यापक हो गया था। वह लुओए शहर के नियमों के बारे में कैसे नहीं जान सकती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वो अभी अभी बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आई थी और वास्तव में येशिवेन को याद दिलाना भूल गई थी। क्या पागल नियम है! यह बस पागलपन है। वह अंत में समझ गए कि नामलेस डाउ कॉलेज ने केवल 100 शिष्यों की ही भर्ती क्यों की। ऐसे क्रूर नियमों के तहत या तो कोई अत्यंत शक्तिशाली था, अतुलनीय प्रभाव था, या वास्तव में महान भाग्य था। नहीं तो उनके हाथ में कोटा टोकन रखना नामुमकिन था।
इस तरह के कुछ पस के बाद इसमें कोई संदेह नहीं था कि शेष लोग इस युग के कुलीन और शीर्ष प्रतिभा वाले थे। किसी के लिए भाग्यशाली होना असंभव था। वे सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने एक निश्चित पहलू में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, और जो लोग इस युग में सबसे आगे चल रहे थे वे फीनिक्स पंख और किलिनसीन की तरह दुर्लभ थे। हालांकि इससे पहले कि वह चुपके से हमला किए जाने के अवसाद से उबर पाता, मुसीबत उसकी तलाश में आ चुकी थी। ये ज़िवेन को अभी तक नामलेस डाउ कॉलेज से चुपके से किए गए हमले को पचाना था। इस समय मुसीबत पहले ही आ चुकी थी। बहुत से लोग ये ज़िवेन की ताकत और प्रतिष्ठा से चकित थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि हर कोई एक जैसा सोचता था। बहुतों की नज़र में ये ज़िवेन, जिसके पास मजबूत समर्थन नहीं था, एक धक्का देने वाला था। एक प्रारंभिक चरण की गहन मृत्यु अवस्था की ताकत इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें आशंकित महसूस करा सके। बूम! एक अतुलनीय भयानक प्रभावशाली आभा तुरंत नीचे गिर गई और उस आंगन को पूरी तरह से घेर लिया जहां ये ज़िवेन खड़ी थी। वहां कौन है? इतने गंभीर उकसावे के सामने ये ज़िवेन के लिए प्रतिक्रिया न करना असंभव था। तुरंत उसके शरीर पर प्रभावशाली आभा ने लगभग सहज रूप से प्रतिक्रिया की। एक तेज ब्लेड की तरह यह तुरंत भव्य आभा के माध्यम से टूट गया और आकाश में उड़ गया। हुआमेंगान ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके शरीर पर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली नानमिंगली आग एक पल में बढ़ गई, जिससे आसपास का तापमान बढ़ गया। अगर यह बात न होती कि उन दोनों को पता होता कि यहाँ कोई भी बेनाम दाव कॉलेज की गरिमा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, तो वे मौके पर ही जवाबी कार्रवाई कर देते। वह व्यक्ति जो नामलेस डाउ कॉलेज में आया था, उसने अपनी आभा का उपयोग एक रास्ता खोलने और उन्हें घेरने के लिए किया था। यह अब एक साधारण उत्तेजना नहीं थी। जैसे ही उन दोनों ने बोलना समाप्त किया, एक आकृति सीधे नीचे तैरती हुई आई। यह काले लबादे में एक बूढ़ा आदमी था। हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा दिख रहा था, उसकी आंखों में जोश और दबंगई भरी हुई थी। एक युवक की आंखों की तुलना में वे और भी तेज और अधिक खतरनाक थीं। ये ज़िवेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं जब उसने इस बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर प्रतीक चिन्ह देखा। वह स्वर्ग बंजर भूमि महल से था। अगर ऐसी कुछ ताकतें थीं जिन्हें उन्होंने गहन दुनिया में नाराज किया था, तो ईश्वरीय गठबंधन निस्संदेह पहले स्थान पर होगा। उन्होंने डिवाइन एलायंस के कुछ गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञों और दर्जनों गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला था। यह दैवीय गठबंधन के दिलों में दर्द पैदा करने के लिए काफी था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ईश्वरीय संघ उसे टुकड़ों में फाड़ना चाहता था। ईश्वरीय मिलन के अलावा हेवन वेस्टलैंड पैलेस ये ज़िवेन के दिल में दूसरे स्थान पर है। हालांकि बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। वह जानता था कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस के विशेषज्ञ, जिन्हें उसने प्राचीन सूनेपन में वापस मार दिया था, विस्फोटक बन सकते हैं जो किसी भी समय फट सकते हैं। उस समय वह इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था कि स्वर्ग का उजाड़ हॉल कितना शक्तिशाली था। यह कहा जाना चाहिए कि उस स्तर तक पहुंचने के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यदि उसने उन सभी को नहीं मारा, तो वे पूरी मानव जाति को नष्ट कर देंगे। उसके पास और कोई चारा नहीं था। हालांकि उन्हें भी इस मामले की जानकारी थी। वह इसे कुछ समय के लिए छिपा सकता था, लेकिन वह इसे हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता था। बहुत से गहन जीवन स्तरीय विशेषज्ञ मर गए थे, और वे हेवन टियर मार्शल कलाकार नहीं थे। हर साल वे विभिन्न दुनिया में मर सकते थे। उस स्तर के किसी भी विशेषज्ञ की मौत कुछ ऐसी थी जिसकी ये शक्तियां निश्चित रूप से जांच करेंगी। हार मानना लिए संभव नहीं था। उस समय बहुत सारे गवाह थे, इसलिए सबके मुंह बंद करना उसके लिए असंभव था। दूसरे शब्दों में, उसके उजागर होने से पहले की बात थी। इसलिए भले ही स्वर्ग के उजाड़ हॉल ने उसे गहन दुनिया में निशाना नहीं बनाया, फिर भी वह उन्हें अपना नंबर 2 दुश्मन मानता था। बात बस इतनी थी कि उसने इसे अपने चेहरे पर कभी जाहिर नहीं किया था। अब जबकि हेवन वेस्टलैंड हॉल सबसे पहले आने वाला था, ये ज़िवेन के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अहंकार था और उसने उदासीनता से ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा, ये ज़िवेन, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास हमारे हेवन वेस्टलैंड पैलेस से कहने के लिए कुछ नहीं है। स्पष्टीकरण, मुझे समझाने की क्या आवश्यकता है? ये ज़िवेन ने पूछा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं इस बार खाली हाथ आया था? हमने पहले ही स्पष्ट रूप से जांच की है। आप ही थे जिन्होंने प्राचीन उजाड़ क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों को मार डाला था। क्या आप अभी भी इससे इनकार करना चाहते हैं? आदमी ने ठंडेपन से कहा। ये ज़िवेन चौंक गई। इतना जरूर है, उसकी जांच की गई थी। हालांकि वह हड़बड़ाया नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें पहले से ही उम्मीद थी। बस थोड़े पहले या थोड़ी देर की बात थी। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो क्या हुआ? अगर मैं उन्हें वापस नहीं मारता तो क्या तुम मुझे जाने देते? ये ज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। हमें परवाह नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। हम केवल इतना जानते हैं कि आपने वास्तव में हमारे हेवन वेस्टलैंड पैलेस के एक सदस्य को मार डाला है। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का अपराध है? उसने ये ज़िवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, अपराध? मुझे नहीं लगता कि यह अपराध है। तुम लोग बहुत दबंग हो। मैं केवल आत्मविनाश करता हूँ।
यदि आपका हेवन वेस्टलैंड पैलेस दबंग नहीं होता तो चीजें इस तरह से नहीं होती, ये ज़िवेन ने कहा। हमारे हेवन वेस्टलैंड पैलेस के एक सदस्य को मारना एक जघन्य अपराध है। भले ही वे गलत हों, दूसरे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारे स्वर्ग बंजब भूमि महल में स्वाभाविक रूप से हमारे अपने नियम हैं। टिप्पणी करना आपके ऊपर नहीं है। काले कपड़े पहने बूढ़े ने ठंडेपन से कहा। क्या दबंग नियम है? दूसरों के पास आपके मामलों पर टिप्पणी करने की योग्यता भी नहीं है। हुआमेंगान ने अपना मुंह खोला और कहा, हुआमेंगान, यह सिर्फ एक निमंत्रण है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल न हों। यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि हमारा हेवन वेस्टलैंड पैलेस शानदार है तो आपका प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र केवल अधिक दबंग होगा। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि हुआमेंगान का हस्तक्षेप करने का इरादा था और उसने तुरंत उसे चेतावनी दी। अगर ऐसा है तो और क्या कहना है? मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे यहाँ लड़ने की योजना बना रहे हो, ये शिवेन ने मजाकिया अंदाज में कहा। वह देखना चाहता था कि क्या हेवन वेस्टलैंड पैलेस नामलेस डाओ कॉलेज की गरिमा को नजरअंदाज करने और यहाँ हमला करने की हिम्मत करेगा। यदि ऐसा होता तो वह इस शक्तिशाली शत्रु का सफाया करने के लिए बेनाम डाओ कॉलेज का उपयोग करने में सक्षम हो सकता था। काले कपड़े पहने बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहने से पहले एक पल के लिए रुक गया। ये ज़िवेन, हालांकि तुमने एक जघन्य अपराध किया है, स्वर्ग दयालु है। हम तुम्हें एक मौका देने का इरादा रखते हैं। एक मौका? ये ज़िवेन के शरीर के भीतर जेन युआन चुपके से उठी। हालांकि उनका मानना कि काले कपड़े पहने यह बूढ़ा आदमी बेनाम डाओ कॉलेज की प्रतिष्ठा को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा कुछ भी निश्चित नहीं था, इसलिए वह इस तरह की चीज़ों पर अपनी उम्मीद नहीं लगाएगा। उसे अभी भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत थी। यह सही है, मुझे पता है कि आपके हाथों में निमंत्रण है। जब तक आप निमंत्रण सौंपते हैं आपके और स्वर्ग बंजब भूमि महल के बीच की शिकायतें दूर कर दी जाएंगी। आपने पहले ही ईश्वरीय संघ को पूरी तरह से नाराज कर दिया है, लेकिन स्वर्ग बंजब भूमि महल दिव्य संघ से डरता नहीं है। यदि आप प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो हम आपकी रक्षा करने को तैयार हैं। यहाँ तक दैवीय मिलन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने शब्दशः एक कृपालु अभिव्यक्ति के साथ कहा, जैसे कि वह ये ज़िवेन को दान दे रहा हो। उनकी राय में उन्होंने पहले से ही डिवाइन यूनियन और क्लाउड बियॉन्ड सिटी को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, इसलिए उसे हेवन वेस्टलैंड पैलेस द्वारा विस्तारित जैतून की शाखा को हथियाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। इन दोनों महाशक्तियों का अपमान करना मृत्यु को प्रणाम करने के समान था। यदि हेवन वेस्टलैंड पैलेस को मिश्रण में जोड़ा गया तो उसे व्यावहारिक रूप से मौत की सजा दी जाएगी। थोड़ा दिमाग वाला कोई भी समझ पाएगा कि क्या चुनना है। हालांकि जिस बात की उसे उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि ये ज़िवेन केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और कहा, यह वह जघन्य अपराध है जिसका आपने उल्लेख किया है। यह पता चला है कि एक जघन्य अपराध को निमंत्रण के साथ लिखा जा सकता है। क्या मजाक है? काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत थी, लेकिन उसने फिर भी कहा, उन्हें स्वर्ग बंजब भूमि पैलेस में योगदान करने में सक्षम होने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। ये ज़िवेन, यह आपके जीने का एकमात्र मौका है। जहां तक मुझे पता है ईश्वरीय संघ का नेता पहले ही गहन क्षेत्र युद्ध के मैदान में पहुंच चुका है। यद्यपि वह अभी भी एक रहस्यमय जगह में है और आपसे निपटने के लिए खुद को मुक्त नहीं कर सकता है जब तक कि आप गहन क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में हैं। यह अपरिहार्य है। हेवन वेस्टलैंड पैलेस की सुरक्षा के बिना आप केवल मरने का इंतजार कर सकते हैं। तो तुम्हारा क्या जवाब है? उसने ये ज़िवेन को गौर से देखा। मैं सहमत नहीं हूं, ये ज़िवेन ने शब्द दर शब्द कहा। हालांकि तार्किक रूप से कहा जाए तो काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा वह विकल्प था जो ज्यादातर लोग चुनेंगे। ऐसा ही हुआ कि ये ज़िवेन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सामान्य रास्ता अपनाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काले कपड़े पहने बूढ़ा तुरंत गुस्से में उड़ गया। लेट प्रोफाउंड डेथ रियलम की भयानक ताकत अंतहीन रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दुनिया की सबसे भयानक लहर की तरह थी जिसने तुरंत एक ज़िवेन के शरीर को कुचल दिया। ये ज़िवेन को अचानक लगा कि उसका पूरा शरीर डूब गया है। एक भयानक शक्ति ने उसे पूरी तरह कुचल दिया था। वह पहाड़ या समुद्र के समान था और वह मूसलाधार बारिश में बह रहा था। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी एक पल में चमक उठी और एक पल में वह एक तेज तलवार में बदल गई और बाहर निकल गई। स्वर्ण भाले और बख्तरबंद घोड़े स्वर्ग को जीतते हुए। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन वास्तव में उसके सुझाव को अस्वीकार कर देगी। यह पूरी तरह अप्रत्याशित था। उनकी राय में उनका अनुरोध उतना ही उचित था जितना यह हो सकता था। यह केवल परोपकारी और उदार था। वे ये ज़िवेन के जघन्य अपराध को छोड़ भी सकते थे। हालांकि इस तरह के एक उचित अनुरोध को वास्तव में एक पल में अस्वीकार कर दिया गया था। यह तो बस पागलपन था। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। काले कपड़े पहने बूढ़ा एक जानलेवा आभा से भर गया था। उसके क्रोध के मारे उसके कपड़े फड़फड़ाए और फड़फड़ाए।
क्या आपको लगता है कि नामलेस डाओ अकादमी आपकी रक्षा कर सकती है? जब महीना पूरा हो जाएगा तो आपको मूनफॉल सिटी से बाहर कर दिया जाएगा। उस समय अनगिनत लोग आपके हमारे पास आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमारी दयालुता को अस्वीकार करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। दयालुता, क्या आपको लगता है कि यह दयालुता है? मुझे इस तरह की दया नहीं चाहिए। ये ज़िवेन मंद मंद मुस्कुराए, उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत था। मैं देखना चाहता हूं कि उनके पास कितने जीवन हैं। ये ज़िवेन की आंखें तेज हो गईं और उनकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की आभा ये ज़िवेन को दबाने में असमर्थ थी। उल्टे वह विरोध करता रहा। तुम में दम है। मैं देखूंगा कि तुम 1 महीने में कैसे मरते हो। बूढ़े की आंखें आश्चर्य से भर गईं। अंत में उसने शहर में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसकी हत्या का इरादा पहले से ही निर्धारित किया गया था। उसने पहले ही एक ज़िवेन को मौत की सजा सुनाई थी। ये ज़िवेन को मरना ही होगा। तुम में दम है। मैं देखूंगा कि तुम 1 महीने में कैसे मरते हो। काले कपड़े पहने बूढ़े ने इन कठोर शब्दों को छोड़ने के बाद और कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी आस्तीनें झाड़ ली और चला गया। ये ज़िवेन, हालांकि उसके शब्द थोड़े घमंडी हैं, एक बात है जिसके बारे में वह सही है। ईश्वरीय संघ वर्तमान में आपसे निपटने में असमर्थ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। मुझे डर है कि यदि आपके पास हेवन वेस्टलैंड पैलेस की सुरक्षा नहीं है तो आपको जल्द ही ईश्वरीय संघ के तीव्र प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। हुआमैंगान ने कहा। उनके पास कोई अच्छा इरादा नहीं है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, वे भरोसेमंद नहीं हैं। इसके अलावा वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विश्वासघात करने को तैयार हैं जिसने सिर्फ एक निमंत्रण के लिए इतने सालों तक उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। अगर एक दिन दैवीय संघ इसे वहन कर सकता है तो मुझे डर है कि वे इनाम के बदले में व्यक्तिगत रूप से मेरा सिर काट देंगे। ये ज़िवेन समझ गई। हेवन वेस्टलैंड पैलेस के लोगों के व्यवहार ने उन्हें और भी अधिक निराश कर दिया। उनकी राय में शायद यह निमंत्रण वापस करने की बात थी। हालांकि उनकी राय में यह अतुलनीय रूप से कड़वा निराशाजनक था। उन उच्चाधिकारियों की दृष्टि में वह शायद शतरंज का मोहरा मात्र था, एक शतरंज का टुकड़ा जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। जिन लोगों ने इतने वर्षों तक उनका अनुसरण किया था, उन्हें केवल एक तुच्छ निमंत्रण के लिए छोड़ दिया जा सकता था, उसकी तो बात ही छोड़िए। हालांकि उन्होंने यह भी समझा कि एक तुच्छ निमंत्रण उन लोगों के लिए अपनी किस्मत बदलने का एक अवसर था। शायद यह उनके लिए इस जीवनकाल में अपने डीओ को साबित करने का एकमात्र अवसर था। वे पहले से ही गहन क्षेत्र में साधना कर चुके थे और पौराणिक ताओ पुष्टि से केवल एक कदम दूर थे। अब जब उनके पास ऐसा अवसर था तो जब तक थोड़ा सा अवसर था वे उसे जाने नहीं देते थे। आज उनके पास जो भी अवसर थे उन्हें लगातार भुनाते हुए ही वे अपनी वर्तमान साधना को प्राप्त कर सके। यह निमंत्रण पत्र एक ज़िवेन के लिए सिर्फ एक निमंत्रण पत्र था। हालांकि यह अन्य लोगों के लिए समान नहीं था। हालांकि भले ही वह समझ गया हो, वह इस तरह के दृष्टिकोण से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता था। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसे अगली बार छोड़ दिया जा सकता है वह होगा। निश्चित रूप से उसके कोई अच्छे इरादे नहीं हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि 1 महीने के अंदर जब हम शहर छोड़ेंगे तो सबसे पहले उनका सामना होगा। हुआमैंगान ने कहा। वह इन बड़ी ताकतों की शैली से बहुत परिचित थी। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। यह वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना कैसे हार मानने को तैयार हो सकते हैं। जब हम निकलेंगे हम आश्चर्यजनक हमलों की एक सतत धारा का सामना करेंगे। हुआमैंगान के चेहरे पर भी चिंता के दुर्लभ भाव थे। अपने आत्मविश्वास के साथ भी वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह आने वाले अनगिनत हमलों का सामना कर पाएगी। यह नामलेस डाओ कॉलेज का सबसे भयानक परीक्षण था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस एक साधारण सा नियम एक चेहरे को सबसे भयानक परीक्षण बनाने के लिए पर्याप्त था। इस नियम से न जाने कितने लोग बेहोश हो गए थे। प्राचीन काल से ही अनगिनत प्रतिभाएं इस नियम की गिरफ्त में आ चुकी थीं। जब तक वह हार मानने को तैयार नहीं होता, यह लगभग अपरिहार्य था कि उसे एक अंतहीन खोज का सामना करना पड़ेगा। तुम 1 महीने के बाद मुझसे अलग हो जाओगे। जब तक फीनिक्स किंग अपना मुंह नहीं खोलेगा तब तक वे तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए अगर तुम अकेले हो तो किसी को भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं करना चाहिए। ज़िवेन ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें इस समय अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हुआमैंगान ने तुरंत कहा। यह सबसे अच्छा होगा। आप जानते हैं कि समय आने पर किस तरह के अस्तित्व हमला करेंगे। यदि आप यहाँ कुछ महीने और रहेंगे तो भी आप ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ये ज़िवेन के शब्द उसके दिल में एक तेज चाकू की तरह चुभ रहे थे। हालांकि वह यह भी समझ गई थी कि ये ज़िवेन केवल कोशिश करने के लिए कह रही थी। हालांकि उनकी ताकत को युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष पायदान पर माना जाता था, फिर भी उनके और उन विशेषज्ञों के बीच एक बड़ा अंतर था जो देर से गहन मृत्यु अवस्था या यहाँ तक कि चरम गहन मृत्यु अवस्था में थे।
चिंता मत करो, येज़िवेन ने उसके गोरे चेहरे को सहलाया और मुस्कराए। मेरी गति के साथ, जब तक मैं सावधान हूँ, देर से आने वाली गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञ भी मुझे घेर नहीं पाएंगे। जब तक मैं मौके पर गिर नहीं जाता, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी सकुशल बचने के लिए। इसके अलावा मैं इस 1 महीने में सफलता हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। जब तक मैं मध्य गहन मृत्यु अवस्था तक पहुंचता हूं, तब तक मैं सीधे टकराव में भी सकुशल बच निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वे अभी भी मुझे मारने में समर्थ होने से बहुत दूर हैं। हाँ, हुआ मैंघान ने धीरे से पुकारा और वह उसके आलिंगन में आ गई। वे केवल थोड़े समय के लिए साथ रहे थे और अब उन्हें फिर से अलग होना पड़ा। भले ही इस बार ज्यादा समय न हो, फिर भी वह उससे अलग होने के लिए अनिच्छुक थी। अपने आप को मजबूर मत करो, अपना ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। भले ही वह जानता था कि उनमें से हर एक ने पहाड़ों और रक्त के समुद्र का अनुभव किया था और अपना रास्ता मार डाला था, जब यह खुद पर आया तब भी वह अपनी चिंता से भ्रमित था। तर्कसंगतता अब महत्वपूर्ण नहीं थी। चिंता मत करो, तुम्हारा आदमी अभी भी काफी मजबूत है। वे लोग जो मेरी जान चाहते हैं वे इसके बारे में भूल सकते हैं यदि वे खेतों को तैरती लाशों से भरने की तैयारी नहीं करते हैं। येज़िवेन ठंडी हंसी हंसी। अगर वे मारना चाहते थे तो वे तब तक मारेंगे जब तक कि खून नदी की तरह न बह जाए। यदि वे मारना चाहते थे तो वे तब तक मारेंगे जब तक कि आकाश और पृथ्वी पर अंधेरा न छा जाए। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात मिड प्रोफाउंड डेथ स्टेज में कदम रखना है। जब तक मैं मिड प्रोफाउंड डेथ स्टेज में कदम रखता हूं, मेरे पास कम से कम खुद को बचाने की क्षमता होगी। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, मिड प्रोफाउंड डेथ स्टेज में कदम रखने के बाद उसकी ताकत में विस्फोटक वृद्धि होगी। स्वाभाविक रूप से यह असाधारण होगा और उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। आप यह कर सकते हैं। हुआ मेघान ने फटकार लगाए। हालांकि उसने अपना सिर येज़िवेन की छाती से चिपका दिया और लंबे समय तक दूर जाने को तैयार नहीं थी। यह खबर तेजी से फैली थी कि स्वर्ग उजाड़ महल को येज़िवेन की तरफ से करारी हार का सामना करना पड़ा था। येज़िवेन के प्रवेश करने के बाद सब कुछ शांत होने का कारण था और स्वर्ग के उजाड़ महल के लोगों के अलावा कोई भी वास्तव में उसके साथ परेशानी का पता लगाने के लिए नहीं आया था, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्वर्ग के उजाड़ महल के लोगों ने बात की थी। येज़िवेन के आने से पहले ही स्वर्ग उजाड़ महल के लोगों ने पहले ही यह बात फैला दी थी कि येज़िवेन ने पहले ही उन्हें बुक कर लिया था। इसलिए येज़िवेन की पहचान उजागर होने के बाद भले ही कई ताकतों के विचार समान थे, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आखिरकार बहुत से लोग सिर्फ एक निमंत्रण के लिए स्वर्ग उजाड़ महल के साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि कोटा महत्वपूर्ण था, यह सिर्फ इस कोटा के लिए स्वर्ग उजाड़ महल के साथ युद्ध शुरू करने की सीमा तक नहीं था। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की तरह सभी को लगा कि एक शिवेन के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने पहले ही दिव्य संघ के लोगों को नाराज कर दिया था। वह अभी भी स्वर्ग के उजाड़ महल की जैतून की शाखा को कैसे मना कर सकता है। हालांकि इस नेक इरादे के लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी और भविष्य के किसी भी संभावित दाव सत्यापन पथ को काट देना होगा। हालांकि नामलेस दाव कॉलेज में प्रवेश करना असंभव नहीं था। जुवान वर्ल्ड के अधिकांश दाव सत्यापन विशेषज्ञ नामलेस दाव कॉलेज से संबंधित थे, इसलिए कोई अंतर नहीं था। फिर भी यह युद्ध में मरने से बेहतर था। फिर भी उसने फिर भी मना कर दिया, और इतने सीधे तरीके से, बिना इस पर विचार किए। यह बस सभी की अपेक्षाओं से परे था। क्या तुमने सुना? येज़िवेन ने वास्तव में स्वर्ग के उजाड़ महल के अच्छे इरादों को नकार दिया। ऐसा कहा जाता है कि एल्डर हुआनटिंग का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। हाँ, अफवाहों के बारे में बात मत करो। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वह वास्तव में इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा हरा हो गया। मुझे लगता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन वास्तव में मना कर देगी। हालांकि येज़िवेन वास्तव में अहंकारी है। उसने पहले ही ईश्वरीय संघ को नाराज कर दिया है और कहा जाता है कि उसका क्लाउड सिटी के साथ संघर्ष है, लेकिन उसके पास अभी भी स्वर्ग के उजाड़ महल को मना करने की हिम्मत है। कौन जानता है, शायद यह इसलिए है क्योंकि वह बहादुर और निडर है कि वह इसे इतनी दूर करने में सक्षम था। कोई बात नहीं, यह उनकी मृत्यु से पहले का सबसे अधिक संघर्ष है। एक बार 1 महीना बीत जाने के बाद यह उनकी मृत्यु का समय होगा। स्वर्ग के उजाड़ हॉल के एल्डर हुआनटिंग को इस हद तक क्रोधित करने में सक्षम होने के लिए वह कर सकते हैं, एक तरह का माना जाता है। यह सिर्फ स्वर्ग उजाड़ महल नहीं है, उनके निमंत्रण पर 1 या 2 से अधिक लोग नजर गड़ाए हुए हैं। स्वर्ग उजाड़ महल की सुरक्षा के बिना क्या वह सोचता है कि वह अभी भी जीवित रह सकता है? बेवकूफ। हालांकि यह स्वर्ग के उजाड़ महल को सौंपने के नुकसान की तरह लगता है, फिर भी यह अपनी जान गंवाने से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। येज़िवेन के मना करने की सटीक खबर मिलने के बाद सभी प्रमुख बलों ने तुरंत कार्रवाई की। नामलेस डाउ कॉलेज में केवल 100 निमंत्रण थे, लेकिन 1 या 2 से अधिक बल और व्यक्ति थे जो उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। कोई भी निमंत्रण युद्ध का कारण बन सकता है, और यही नामलेस डाउ कॉलेज का असली उद्देश्य था।
हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, स्वर्ग उजाड़ महल, जिसे ये ज़िवेन द्वारा बेरहमी से अपमानित किया गया था, ने अचानक घोषणा की कि किसी को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक अगर येशिवेन को मरना भी था तो उसे उनके हाथों मरना था। विशेष रूप से एल्डर हुआनटिंग गुस्से में आ गए। उसे अपने दिल में नफरत को शांत करने के लिए येशिवेन को अपने हाथों से मारना पड़ा। हर कोई समझ गया कि स्वर्ग के उजाड़ महल का एक उल्टा मकसद था। ये ज़िवेन के साथ व्यवहार गौण था और वास्तविक कारण शायद यह था कि वे निमंत्रण प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि स्वर्ग उजाड़ महल का सामना करना, जिसने पहले ही एक हत्या का आदेश जारी कर दिया था, कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे इसे जाने देंगे। वे बस और गहरे छिप गए। पूरा लुओयू शहर अंतर्धाराओं से उमड़ रहा था। बढ़ती अंतर्धाराओं के बीच दिन ब दिन समय बीतता गया। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। जहां कुछ लोग इसका इंतजार कर रहे थे, वहीं यह महीना पलक झपकते ही बीत गया। कई आम लोगों के दिलों में ऐसा लग रहा था कि वे येशिवेन के बारे में भूल गए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस महीने में यह कहा जा सकता था कि लुओयू शहर में कई बड़ी और छोटी चीजें हो रही थीं। दिवुशिन पत्थर की पटिया पर अपना नाम उकेरने वाले पहले व्यक्ति थे और उनका नाम कुछ समय के लिए प्रसिद्ध हो गया। हालांकि वह केवल एक कदम आगे था। कुछ ही समय बाद पत्थर की पटिया पर कई अन्य नाम प्रकट हुए। उनमें से हर एक अत्याचारी था और उनके गरजने वाले नामों ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान येशिवेन की ओर कम कर दिया। केवल एक चीज जो इससे संबंधित हो सकती थी वह यह थी कि हुआमैंगान ने लगातार हमला किया था। भले ही येशिवेन ने खुद को दूर छिपा लिया था और एकांत में था। उसके विरोधी दीवु दिल वाले नहीं थे, लेकिन वे सभी शानदार प्रतिष्ठा वाले लोग थे। गहन मृत्यु क्षेत्र में विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। इस महीने में आकाशीय फीनिक्स मैडन की प्रतिष्ठा आसमान छू गई और उसका नाम हर जगह फैल गया, जिससे लोगों का ध्यान येशिवेन से हट गया। हालांकि जो लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए इस दिन का आगमन केवल कुछ ही समय की बात थी। न जाने कितनी जोड़ी आंखें कसकर उस छोटे से आंगन पर टिकी थीं। कई लोगों के लिए यह कहा जा सकता है कि वे पिछले एक महीने से हर दिन गणना कर रहे थे। हालांकि 4 उपग्रह शहर खोले गए थे, वास्तव में बहुत से लोग नहीं पहुंचे थे। दूसरे शब्दों में, ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्होंने पहले ही प्रवेश टोकन प्राप्त कर लिया था जो अंत में अपना सिर दिखाता था। जब तक उनके पास एक बड़ी ताकत नहीं थी, वे एक बार दिखाने के बाद अनिवार्य रूप से अंतहीन खोज का सामना करेंगे। इन 4 उपग्रह शहरों में बड़ी ताकतों के अनगिनत जासूस थे। जो कोई भी दिखाने की हिम्मत करता है वह अनिवार्य रूप से अपने पीछा का सामना करेगा जब तक कि टोकन हाथों में न बदल जाए। ज्यादातर लोग इस स्थिति से वाकिफ थे। केवल ये ज़िवेन, जो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक देशद्रोही था, इस बारे में कुछ नहीं जानता था और उतावलेपन से बाहर आया था। अगर वे अंदर नहीं आए तो वे कभी कभी बड़ी ताकतों के कुछ लोगों से मिलेंगे जो उन्हें खोज रहे थे। यह बहुत बार बार नहीं होगा और हमेशा एक रास्ता होगा। हालांकि अगर वे शहर में प्रवेश करते हैं तो वे लगभग भेड़ियों के एक पैकेट द्वारा लक्षित होंगे। जीवित रहना आसान नहीं होगा। यह कहा जा सकता है कि हर कदम रोमांचकारी था, इसलिए कई लोगों की नज़रों में ये ज़िवेन पहले ही मर चुका था। इसके अलावा जिन लोगों को उसने नाराज किया था वे सामान्य लोग नहीं थे। हेवन वेस्टलैंड पैलेस की विशाल शक्ति किसी को भी चकमा देने के लिए काफ़ी थी। यह ऐसा था जैसे उसे पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। हालांकि वह भेड़ियों के झुंड द्वारा लक्षित नहीं होगा क्योंकि हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने एक बयान जारी किया था। यह बेकार था क्योंकि हेवन वेस्टलैंड पैलेस एक भयंकर बाग था जो भेड़ियों के किसी भी झुंड से कहीं अधिक भयानक था। सबकी निगाहें छोटे से आंगन पर टिकी थीं। हर कोई जानता था कि येशिवेन कुछ दिनों में बंद कमरे में प्रशिक्षण से बाहर आ जाएगी। इसमें और देरी करना असंभव था और नामलेस डाओ कॉलेज उसे नामलेस डाओ कॉलेज के नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि नियम बहुत क्रूर थे, जैसे जहरीले कीड़े पालना, इन शीर्ष अभिजात वर्ग को आम लोगों की नज़रों में खड़ा करने के लिए हजारों लड़ाइयों का अनुभव कराना। बहुत से लोगों को यह अजीब नहीं लगा। हालांकि कई लोगों को यह अजीब नहीं लगा। नामलेस डाओ कॉलेज के विपरीत सामान्य गुटों ने केवल सामान्य विशेषज्ञों का पोषण किया, जो ऐसे विशेषज्ञों का पोषण करते थे जो अपने डाओ को साबित कर सकते थे। कोई भी विशेषज्ञ जो अपने डीएओ को साबित कर सकता है उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। उन्हें खेती करना इतना आसान कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था कि नामलेस डाओ कॉलेज के मन में ऐसा लक्ष्य था। लुओयू शहर के बाहर काले लबादे में एक बूढ़ा आदमी हवा में उड़ रहा था। उनकी आभा दमनकारी थी। वहीं खड़े रहकर ही उन्होंने लोगों को यह भ्रम दिया कि वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। हर कोई जानता था कि एल्डर हुआनटिंग ऐसा क्यों कर रहे थे। वो येशिवेन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। शायद जैसे ही येशिवेन बाहर आए वो चौकन्ने हो गए होंगे। उसके पैरों के नीचे बिजली कौंधी और वह बहुत ही भयानक लग रही थी। यह ऐसा था जैसे बिजली का एक सागर पक रहा हो। वह अकेला ही दुनिया को दबाने के लिए काफी था।
हालांकि उसने लुओए शहर में अपनी शक्ति को कम करने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने लुओए शहर के बाहर पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया था। उसकी नज़रों से बचना नामुमकिन था। भाई, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी दूर कायब बने रह सकते हो, द डार्क थंडर एल्डर ने ठंडेपन से कहा। उसकी आवाज़ तेज और स्पष्ट थी, और यह जेन युआन के माध्यम से पूरे फॉलन मून सिटी में फैल गई। सभी ने इसे सुना, और वे जानते थे कि एल्डर जुवानटिंग का निशाना कोई और नहीं बल्कि ये ज़िवेन थी। चूंकि तुम एक टोस्ट को पीने के लिए मजबूर होने के लिए मना करते हो, तो अपनी जान दे दो। बचने के बारे में सोचो भी मत, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते, द डार्क थंडर एल्डर जारी रहा। वह जानता था कि एक शिवेन जो अंदर थी निश्चित रूप से उसे सुन सकती थी। वो एक शिवेन के दिमाग को भी परेशान कर रहा था। मुझे डर है कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस इस बार गंभीर है। आह, क्या अफसोस है कि ये ज़िवेन हेवन वेस्टलैंड पैलेस के हाथों मर जाएगा। हमारे पास बस एक मौका नहीं होगा। मुझे डर है कि यह स्लॉट भी होगा स्वर्ग बन जब भूमि महल के हाथों में गिर जाओ। हाँ, हेवन वेस्टलैंड पैलेस जीतने के लिए दृढ़ है। क्या अफसोस है। हालांकि ये ज़िवेन वास्तव में बोल्ड है। क्या वह वास्तव में नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है। दिव्य संघ का अपमान करने के बाद उसने वास्तव में स्वर्ग बन जब भूमि महल को अस्वीकार कर दिया। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में जीने से थक गया है। इसमें इतना अजीब क्या है। इनमें से कौन अपने अपने गुटों में एक अद्वितीय प्रतिभा नहीं है। वे अतुलनीय रूप से अहंकारी हैं और नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है। यह एक बहुत ही सामान्य बात है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सभी। जबकि डार्क थंडर एल्डर ने पूरे लुओयू शहर को बंद कर दिया था, ये ज़िवेन छोटे से आंगन के तहखाने में एक बिस्तर पर पालती मारकर बैठा हुआ था, जहां वह खुद को एकांत में रख रहा था। उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें मथ रही थीं, जिससे एक सुनहरा समुद्र बन रहा था। तूफानी लहरें लगातार उसके शरीर से टकरा रही थीं, मानो वह किसी ऊंचे दायरे से होकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मुद्रा स्थिर जल के समान शांत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शरीर में ची ने उस पर कितना हमला किया, उसने अपने चेहरे पर जरा सी भी हरकत नहीं दिखाई। ची ने लगातार उसके शरीर पर बमबारी की, जो पहले से ही इतनी मजबूत नहीं थी। मध्यवर्ती गहन मृत्यु अवस्था में गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तहखाने में गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी। यह वज्रपात की तरह था जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। यदि यह गठन के लिए नहीं था जो पहले स्थापित किया गया था, तो पूरा प्रांगण बहुत पहले ढह गया होता। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत नियम प्रकट हुए। उसका पूरा शरीर एक विशाल ब्रह्मांड में बदल गया था। उनके शरीर के भीतर निरीक्षण शास्त्र लगातार घूम रहा था। उसका पूरा शरीर एक ऐसा ब्रह्मांड बन गया था जो लगातार फैल रहा था, लगातार गड़गड़ाहट कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, मानो वह इस ब्रह्मांड का एक सच्चा देवता था जो इसमें सब कुछ नियंत्रित करता था। बूम! सहसा उसके शरीर के छिद्र खुल गए और असंख्य नियम उनमें समाहित हो गए। फिर वे अंतहीन सुनहरी रोशनी में बदल गए और थूक दिए गए। अनगिनत घातक ऊर्जा ने अचानक एक शक्तिशाली ज्वार का गठन किया जो सभी दिशाओं में बह गया। उनकी आभा, जो पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, वास्तव में इसके बाद एक और दायरे में आ गई। यह ऐसा था जैसे वह एक बड़ी अड़चन को पार कर गया हो। उसकी पूरी आभा और भी रहस्यमय हो गई। गहरा क्षेत्र का गहन चरित्र सीधे उनके शरीर पर परिलक्षित होता था। यह रहस्यों में सबसे गहरा था। इंटरमीडिएट गहरा मृत्यु चरण, मैं अंत में उस तक पहुंच गया हूं। उन्होंने आंखें खोलीं। उन्होंने इस अवधि के दौरान लगातार सफलताएं हासिल की थीं, इसलिए उनकी नींव कुछ अस्थिर थी। हालांकि ऐसी नींव दूसरों के लिए पहले से ही बहुत मजबूत थी, फिर भी यह उसके लिए अपर्याप्त थी। यह काफी दूर था। जमीन से 10,000 फीट ऊंची इमारत बनाई गई। अगर नींव ही मजबूत नहीं होती तो कोई 10,000 फुट ऊंची इमारत कैसे बना सकता था। यह किसी की नींव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यदि उसने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत देर हो चुकी होगी जब उसे भविष्य में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वह इस तर्क को कैसे नहीं समझ सकता था। इसलिए भले ही वह मध्यवर्ती गहन मृत्यु अवस्था से केवल आधा कदम दूर था, उसने बलपूर्वक इसे दबा दिया। पिछले 1 महीने में उन्होंने अपनी नींव में अशुद्धियों को पूरी तरह से ठीक किया, जिससे यह और भी मजबूत हो गया। मध्यवर्ती गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने के बाद उसकी शक्ति में एक पृथ्वी बिखरने वाला परिवर्तन आया था। तियान कियाओ थरी एल्डर्स जैसे अस्तित्व अब उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। वह एक हाथ से आकाश को चकनाचूर कर सकता था। ठीक इसी वजह से वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि एल्डर हुआनटिंग कितना डरावना था, जो पहले से ही उन्नत गहन मृत्यु चरण में कदम रख चुका था। भले ही उसने मध्यवर्ती गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखा था, उसका इरादा केवल अपनी रक्षा करने का था। फिर भी एल्डर हुआनटिंग हर जगह उसका पीछा करेंगे। इस बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा असंबद्ध महसूस कर रहा था। अपनी सफलता से उसे जो खुशी महसूस हुई थी, वह बहुत कम हो गई थी। जब तक वह बूढ़ा कुत्ता मुझे जाने नहीं देता और मुझ पर कड़ी नजर रखता है, मुझे डर है कि मैं लंबे समय तक उसका पीछा करता रहूंगा।
येज़िवेन ने हल्के से सिरदर्द के साथ कहा। यह सही है। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने एडवांस प्रोफाउंड डेथ स्टेज में कदम रखा है, फिर भी वे एक ऐसे विरोधी हैं जिनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। यदि मैंने पहले ही इस भौतिक शरीर को परिष्कृत कर लिया है, बिना किसी दिव्य क्षमता या मार्शल आर्ट के भी, तो मैं केवल अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर से इसे नष्ट कर सकूंगा। बोलते ही ये मो कुछ उत्साहित हो गए। डार्कनेस मास्टर का भौतिक शरीर असाधारण रूप से शक्तिशाली था। देवताओं में भी डार्कनेस मास्टर कमजोर नहीं था। हालांकि यह ताकत उनकी चरम लड़ाई ताकत के बराबर नहीं थी, लेकिन मौजूदा येमो के लिए इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं थी। येज़िवेन भी इस बारे में बहुत स्पष्ट थी। येमो अंधेरे के भगवान के भौतिक शरीर को परिष्कृत करने के बाद वह एक अत्यंत शक्तिशाली सहायक प्राप्त करेगा। हालांकि इससे पहले येमो मूल रूप से अपंग था। वो ये शिवेन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए ये शिवेन केवल इसे सहन कर सकती थी। एक बार जब येमो ने डार्कनेस मास्टर के भौतिक शरीर को परिष्कृत किया तो वह ईश्वरीय संघ के नेता से भी नहीं डरेंगे। दिव्य संघ के नेता को केवल एक पौराणिक प्राणी के रूप में जाना जाता था। आखिरकार उन्हें अभी भी अपने डीएओ को साबित करना बाकी था। द डार्कनेस मास्टर उन विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपने डीएओ को सिद्ध किया था। भले ही वह गिर गया हो और अपनी प्रतीकात्मक शक्तियों को खो दिया हो, फिर भी उसकी ताकत असाधारण होगी। हालांकि आपके पास कुछ ऐसा है जो उससे निपट सकता है, येमो ने अचानक कहा। क्या है वह? येज़िवेन ने पूछा। यह घोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन है। हालांकि अब आपके लिए इस फॉर्मेशन को सक्रिय करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने घोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली है तो भी इसकी पूरी शक्ति को प्राप्त करना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। हालांकि आपके लिए अभी भी थोड़े समय के लिए ऐसा करना संभव है। जुबान कोर के साथ जो आपने अभी प्राप्त किया है, यदि आप 10 मिलियन जुबान कोर जलाने का साहस करते हैं तो मैं उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि उसे मारना संभव नहीं होना चाहिए। आखिरकार वह पहले ही उन्नत गहन मृत्यु अवस्था में कदम रख चुका है और बिजली के मार्ग पर चल रहा है। उसके पास कोई कमजोरी नहीं है कि आप 12 राशि चक्र तामसिक आत्माओं की तरह शोषण कर सकते हैं। निश्चित रूप से भाग जाएगा। तुम उसे समय पर नहीं मार पाओगे। येज़िवेन का दिमाग घूम गया। अगर 10 मिलियन हुआन कोर उसे गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं तो यह लेनदेन निस्संदेह दूसरों के लिए नुकसानदेह होगा। 10 मिलियन हुआन कोर को एक खगोलीय संपत्ति कहा जा सकता है। उसने यह राशि प्राप्त करने के लिए युएलाओ की गंभीर चोटों का फायदा उठाया था। एक सामान्य व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इतने जुबान कोर नहीं देखे होंगे। हालांकि येज़िवेन एक अनिर्णायक व्यक्ति नहीं थी। चलो यह करते हैं। उसके पास ऐसा करने का साहस था। इसके अलावा उसके हुआन कोर ज्यादातर उसके विस्फोट का परिणाम थे। अपने पिता के खेत को बेचना उनके लिए बहुत दर्दनाक नहीं था। इसके अलावा यह पहली बार नहीं था जब उसने अपने जीवन में इस तरह का विलक्षण कार्य किया था। जब तक यह इसके लायक था वह कुछ भी करने को तैयार था। फिर भी 1 करोड़ हुआन की गोलियां कोई छोटी राशि नहीं थी। मूल रूप से उसके पास 20 मिलियन जुबान की गोलियां थीं। हालांकि मिड प्रोफाउंड डेथ स्टेज तक पहुंचने के लिए उसने 5 मिलियन हुआन गोलियों का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके पास केवल 15 मिलियन बचे थे। यदि वह 1 और 10 मिलियन जुबान की गोलियों का उपयोग करता तो शेष 5 मिलियन जुबान की गोलियों को ज्यादा नहीं माना जाता। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह अभी भी बहुत कुछ था। उसे ऐसा लगा जैसे वह उस अवस्था में लौट आया हो जहां वह रात भर की कड़ी मेहनत के बाद मुक्ति से पहले था। क्या करूं? येज़िवेन ने पूछा। अगर उसने कहा कि वह ऐसा करेगा तो वह तुरंत करेगा। वह एक अभद्र व्यक्ति नहीं था और उसने तुरंत सीधे पूछा। यह बहुत आसान है, बस उसे लुभाएं। उस समय आप सीधे घोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन को सक्रिय कर सकते हैं और उसे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, अन्यथा सिर्फ घोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन ही उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर तुम्हारी ताकत उसकी तुलना में होती तो उसे मारने में कोई समस्या नहीं होती। येमो ने आह भरते हुए कहा। येज़िवेन का चेहरा थोड़ा हरा हो गया। 10 मिलियन हुआन कोर का उपयोग गंभीर रूप से मौत की अवस्था के अंतिम चरण के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया गया था। इस तरह के कृत्य को विलक्षण कार्य नहीं कहा जा सकता है। हालांकि प्रभाव बेहद अच्छा था। अगर उसने अपने बल पर भरोसा किया होता तो उसके लिए इस हद तक पहुंचना असंभव होता। ठीक है, चलो करते हैं। यह बूढ़ा कुत्ता मुझे जाने नहीं देगा। उसे पंगु बनाना दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में माना जा सकता है। मूल रूप से इसे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि हेवन वेस्टलैंड हॉल के ये लोग खुद को चतुर समझते हैं और दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। इसके अलावा यह बूढ़ा कुत्ता वास्तव में मुझे व्यक्तिगत रूप से मारना चाहता है। स्वर्ग बंजर भूमि हॉल के अन्य विशेषज्ञ कुछ समय के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे। यह मेरा सबसे अच्छा मौका है। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हत्या के इरादे से सभी दिशाओं में बह निकले। स्वर्ग के उजाड़ महल की दबंग हरकतों ने बार बार उसे पूरी तरह से कुपित कर दिया था।
यदि वे उसकी जान लेना चाहते हैं तो उन्हें यह देखना होगा कि क्या वह अपने मांस के कुछ टुकड़ों से काटे जाने को सहन कर सकता है। चूंकि उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था, ये शिवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे बाहर चला गया। इस समय हुआ मैंगान उत्सुकता से बाहर इंतजार कर रही थी। जब उसने उसे बाहर आते देखा तो वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। इस समय ये जिवेन अभी बीच के गहरे मौत के दायरे में आ गई थी। उनकी आभा अभी भी कुछ अस्थिर थी और अभी पूरी तरह से संयमित होना बाकी था। इसलिए हुआ मेघान आसानी से देख सकती थी कि ये जिवेन पहले से ही मध्यवर्ती गहन मृत्यु क्षेत्र में कदम रख चुकी है। आप पहले से ही मध्यवर्ती गहन मृत्यु चरण में कदम रख चुके हैं। यह सर्वश्रेष्ठ के लिए है। आपकी सफलता की संभावना बढ़ गई है, हुआ मेघान ने कहा। उसकी भौहें थोड़ी सी गुंथी हुई थीं और उसकी भौहों के बीच अभी भी कुछ चिंता थी। कोई बात नहीं, दूसरी पार्टी हेवन वेस्टलैंड हॉल की तरह एक विशाल थी और जिसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी वह एल्डर हुआंटिंग की तरह एक कुख्यात अस्तित्व था। ये जिवेन जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए हुआंटिंग बुजुर्ग तैरते बादलों की तरह थे, लेकिन जुबान दुनिया के मूल विशेषज्ञों के लिए उनसे निपटना आसान नहीं था। हालांकि हुआ मैंगान हुआन दुनिया की मूल निवासी नहीं थी, लेकिन वह सैकड़ों वर्षों से हुआन दुनिया में रह रही थी, इसलिए वह ये जिवेन से बहुत अधिक जानती थी। चिंता मत करो, मुझे डर है कि उस बूढ़े कुत्ते के लिए मेरी जान लेना आसान नहीं होगा। इसके विपरीत मैं उसे एक बड़ा उपहार दूंगा ताकि भविष्य में जब वह मेरे बारे में सोचेगा तो उसकी आत्मा कांप उठेगी। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जानलेवा इरादे से कहा। हुआ मैंगान को थोड़ी राहत मिली जब उसने देखा कि एक शिवेन इतना आत्मविश्वासी थी। हालांकि उसने इस बारे में अधिक नहीं पूछा कि उसके पास किस प्रकार का ट्रम्प कार्ड है। मेरे बाहर जाने के बाद सभी का ध्यान मेरी ओर आकर्षित होना चाहिए। जब समय आएगा तो आपको बचने का अवसर मिल सकता है। हालांकि आपकी रक्षा के लिए आपके पास फीनिक्स किंग है, यह अवश्यंभावी है कि कुछ अत्यंत साहसी लोग होंगे। बेहतर होगा तुम सावधान रहो, ये जिवेन ने कहा। हाँ मैं समझता हूँ। हुआ मैंगान के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस बार येक शिवन का शिकार किया जा रहा था, लेकिन वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकी। इस स्थिति ने उनके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। वह मजबूत बनना चाहती थी और मजबूत होने का अभूतपूर्व विश्वास उसके दिल में प्रचंड आग की तरह जल रहा था। ये जिवेन ने हुआ मैंगान को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमा। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उनकी आकृति सुनहरी रोशनी के गोले में तब्दील हो गई और क्षितिज में गायब हो गई। हुआ मैंगान ने ये जिवेन की गायब होती आकृति को देखा और उसकी मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया हो। येक शिवेन के जाने की खबर उन मुखबिरों से छिपी नहीं रह सकती थी। इसने तुरंत उन मुखबिरों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से एल्डर जुवानटिंग ने सबसे पहले ये जिवेन की मृत्यु को महसूस किया था। तुम जाना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां जाओगे। उनका चेहरा कुछ कैजुअल था। हालांकि वह येक शिवेन से नफरत करता था क्योंकि उसने उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर किया था। उसने येक शिवेन की आंखों में नहीं डाला। यदि वह दिवंगत गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रारंभिक गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ को एक दुर्जय शत्रु के रूप में मानते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था। इसके बजाय यह केवल उसे एक असफल व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करेगा। ये जिवेन का फिगर शून्य में लगातार बदल रहा था। यह ऐसा था जैसे वह हवा में चल रहा हो। वह लगातार पैटर्न बदल रहा था। वह प्रकाश और छाया के समूह की तरह था। वह लगातार शून्य में उड़ रहा था। भयानक दरारें बनाते हुए शून्य में विशाल सोनिक बूम फट गया। ऐसा लगता था कि उसकी गति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि उसकी पीठ के पीछे स्टॉर्म विंग्स को फहराया नहीं गया था। दूसरों की दृष्टि में उसकी गति बिजली के समान तेज कही जा सकती है। हालांकि येक शिवेन के लिए उसकी गति अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंची थी। गड़गड़ाहट। इसी समय उसके पीछे से तेज गर्जना सुनाई दी। शून्य में घने बादलों की परतें बनने लगीं। अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी थी। वे निरंतर भीतर ही भीतर उमड़ रहे थे, बिल्कुल किसी स्वर्गीय क्लेश की तरह। ऐसा वातावरण असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई गड़गड़ाहट और बिजली की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। उसके पीछे ज्यादा दूर नहीं था, एक सिलहूट बिजली की चमक की तरह येक शिवेन का पीछा कर रहा था। इस सिलहूट में एक भयानक आभा थी। आकाश में मेघ भी उनकी प्रबल आभा से निर्मित हुए थे। यह बूढ़ा कुत्ता वास्तव में मेरा पीछा करने में लगातार लगा हुआ है। अगर वह मेरा पीछा नहीं करता तो वह आज खुद को भाग्यशाली समझ सकता था। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह मुझे मारने पर जोर देता है। उस मामले में मैं उसे एक बड़ा उपहार दूंगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल के लिए महसूस किया। इस समय केवल मिस्टीरियस थंडर एल्डर उसका पीछा कर रहा था। उसके पीछे कई अत्याचारी व्यक्ति थे। हालांकि वे सभी काफी दूर थे। हर कोई जानता था कि ये जिवेन रहस्यमय थंडर एल्डर का शिकार थी। इसलिए हालांकि वे ईर्ष्यालु थे, फिर भी उन्होंने यूं ही अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की।
इससे येज़िवेन को भी स्थिति को नियंत्रित करने का मौका मिल गया। अन्यथा इतने सारे विशेषज्ञों के आने से उनके लिए घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन के साथ भी एक एक करके उनसे निपटना असंभव होगा। उस समय एक ही रास्ता बचता था और वह था भाग जाना। मिस्टीरियस थंडर एल्डर बेहद तेज था। उनके शरीर की तकनीक गड़गड़ाहट से संबंधित थी और लंबे समय तक एक निश्चित दायरे में पहुंच चुकी थी। वास्तव में उसकी गति एक सामान्य व्यक्ति की गति से भी तेज थी, जो शून्य को चीरकर टेलीपोर्टिंग कर रही थी। यहीं से उनका असली आत्मविश्वास आया। उन्हें विश्वास था कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस के अन्य विशेषज्ञों की मदद के बिना वे अकेले ही ये शिवेन को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये शिवेन के हाथों से बचना कैसे संभव हो सकता था? बस एक पल में वो पहले ही ये शिवेन के करीब पहुंच गया था। उसकी आंखें उग्र और भयंकर हो गईं। उसने ये शिवेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। उसकी आंखों में येज़िवेन और एक मृत व्यक्ति के बीच वास्तव में कोई अंतर नहीं था। ये शिवेन ने जल्द ही महसूस किया कि उसके पीछे हवा के टूटने की आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। वह प्रचंड शक्ति सीधे कुचल गई थी। हुश! ये शिवेन ने अपने सामने केवल बिजली की चमक देखी। एक आकृति ने उसे पहले ही पकड़ लिया था। यह मिस्टीरियस थंडर एल्डर था। उसने शून्य पर कदम रखा और येज़िवेन की आंखों में एक अस्पष्ट उपहास के साथ देखा। यह ऐसा था जैसे वह एक हास्यास्पद चींटी को देख रहा हो। येज़िवेन, भागो! चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझसे बच सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम मेरे हाथों से कैसे बचोगे। मिस्टीरियस थंडर एल्डर ने ठंडेपन से कहा, यदि आप स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं तो शायद आपके पास भविष्य में एक किंवदंती बनने का मौका हो सकता है। यह अफसोस की बात है कि आप यहाँ केवल मर सकते हैं। आज हम अपने पुराने और नए कर्ज को एक साथ सुलझा लेंगे। किंवदंती, क्या यह तुम्हारा लक्ष्य है? गर्मी के कीड़े बर्फ के बारे में बात नहीं कर सकते और गौरय महान की महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझ सकती। येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। यही उनके बीच सबसे बड़ा अंतर्विरोध था। हालांकि हर कोई अपने ताव को साबित करना चाहता था और जीवित रहने के उस पतले मौके के लिए लड़ना चाहता था, उनमें से ज्यादातर जानते थे कि उनके पास कोई मौका नहीं था। यदि उन्हें लीजेंड क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिला तो यह उनके लिए एक अभूतपूर्व सौभाग्य होगा। जहां तक अपने डीओ को साबित करने की बात है, वे केवल इसके बारे में सोच सकते थे और इसे गंभीरता से नहीं ले सकते थे। इसलिए उनके लिए यह निमंत्रण उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उनका अपना जीवन। इसके अलावा स्वर्ग बंजर भूमि महल जैसे विशाल के सामने आत्मसमर्पण करने में सक्षम होना उनका आजीवन सपना था। इसलिए वे येज़िवेन की मानसिकता को कभी नहीं समझ पाएंगे। जमीन पर बैठी चींटियां कभी बाज के आसमान में झांक नहीं पाएंगी। तीखी जुबान, तो क्या हुआ अगर आप में एक महान हंस की महत्वाकांक्षा है और आप अपना दाव सिद्ध करना चाहते हैं? आज आपको यहीं दफना दिया जाएगा। अंत में तुम अपने डीओ को साबित करने के लिए सड़क पर केवल एक कंकाल बन जाओगे। मिस्टीरियस थंडर एल्डर ने येज़िवेन की बातों की परवाह नहीं की। वह पहले ही हार मान चुका था और जानता था कि उसके लिए कोई मौका नहीं था। इसलिए उसने ऐसा किया। स्टील फ्रेम की परवाह नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बिना तैयारी के आया था? येज़िवेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तैयार? आप क्या तैयारी कर सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह की तरकीबें हैं, वे सच्ची ताकत के सामने बेकार हैं। यह एक चट्टान के खिलाफ अंडे को फेंकने जैसा है। द मिस्टीरियस थंडर एल्डर अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था और येज़िवेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। यह सही है, मैं वास्तव में इस कथन से सहमत हूँ। हालांकि मेरी नज़र में आपकी ताकत उतनी मजबूत नहीं है जितना आप सोचते हैं। वे कष्टप्रद मक्खियां आ रही हैं, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। तो ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। जैसे ही उन्होंने बात की, दुनिया अचानक बदल गई। अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक बवंडर बनाया और ऊपर उठ गई। येज़िवेन के स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा के अनगिनत वार पागलों की तरह इकट्ठे हो गए। एक चौंकाने वाली लहर बह गई। क्या तमाशा है? एल्डर हुआनटिंग ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि उसने येज़िवेन के तरीकों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके पास ऐसा करने की ताकत और साधन था। अज्ञानी बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मरने की जल्दी में हो। उसका क्रोध बढ़ गया और उसके पैरों के नीचे बिजली का समुद्र तुरंत फैल गया। इससे तूफानी लहरें उठीं और बिजली के एक विशाल ब्रह्मांड की तरह दिखाई दीं। टकरा जाना। अचानक एक अतुलनीय तेज गर्जना हुई। बिजली का एक बड़ा झटका पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले बिजली के अजगर में बदल गया। यह नीचे गिरा और येज़िवेन के सिर पर जोर से गिरा। बूम! जोरदार धमाका हुआ। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख येज़िवेन के सिर के ऊपर दिखाई दिया और बिजली के विशाल बोल्ट को अवरुद्ध कर दिया। येज़िवेन का शरीर थोड़ा सा हिल गया और शक्ति की यह लहर पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गई। येज़िवेन के पैरों तले यह राजसी शक्ति पिघल गई। अचानक येज़िवेन ने अपने पैर पटक लिए। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी की गेंद की तरह था। जैसे ही वह बाहर निकला और सीधे एल्डर हुआनटिंग की ओर बढ़ा। टकरा जाना।
अनगिनत बिजली गिरी, मानो बिजली बरस रही हो। इस समय येज़िवेन का पूरा शरीर लगातार आंधी के बीच घूम रहा था। घनी आंधी उसके शरीर को छू भी नहीं सकती थी। एल्डर हुआनटिंग थोड़ा चकित थे। येज़िवेन की चपलता तकनीक असाधारण थी। यह ज्ञात होना चाहिए कि भले ही वे दोनों लेट प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर थे, फिर भी उनके लिए अस्वाभाविक रूप से गुजरना असंभव था। येज़िवेन के पास कुछ कौशल थे। हालांकि जल्द ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने इनमें से बहुत से तथाकथित प्रतिभाओं को देखा था। वे सभी अहंकारी थे और उनमें कुछ कौशल थे। उनमें से कुछ ने पृथ्वी को तोड़ देने वाली मार्शल तकनीकों का भी अभ्यास किया जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। उन सभी के पास भरोसा करने के लिए कुछ था। मगर इससे क्या? स्वर्ग बंजर भूमि महल के विरुद्ध जाने का परिणाम केवल मृत्यु होगा। आप मौत को दावत दे रहे हैं। आप वास्तव में मेरी रक्षात्मक रेखा को तोड़ना चाहते हैं। एल्डर हुआनटिंग ने उपहास किया। स्विश! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, येज़िवेन पहले ही उसके सामने झपट पड़ी। उसने पहले ही अंतरिक्ष में एक बड़ी दरार को फाड़ दिया था और उसमें से कूद गया था। उनका पूरा फिगर भूत जैसा था, बेहद तेज। बूढ़े कुत्ते, मेरी मुट्ठी खाओ। येज़िवेन ने अपनी 5 अंगुलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे उड़ा दिया। एक विशाल सुनहरा ज्वार सीधे बह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्रह्मांड एक स्क्रॉल की तरह फैला हुआ हो। शक्तिशाली ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी के इरादे में संघनित हो गया और उसे उदात्त कर दिया गया। प्रतिक्रिया में आसपास की जगह सब बिखर गई। तुच्छ कौशल! बूम! जैसे ही येज़िवेन की मुट्ठी एल्डर हुआनटिंग को लगने ही वाली थी, उन्होंने देखा कि अनगिनत बिजली के बोल्ट अचानक उनके शरीर पर संघनित हो गए और एक विशाल गड़गड़ाहट का कवच बन गया। येज़िवेन की मुट्ठी की ऊर्जा ने वज्र कवच पर बमबारी की। हालांकि यह तितर-बितर हो गया और आकाश को भर देने वाली सुनहरी रोशनी में बदल गया। उन्होंने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। मौत को प्रणाम! मिस्टीरियस थंडर एल्डर ने जोर से चिल्लाया। वह एक बड़े वज्र हाथ में बदल गया और उसे पकड़ने के लिए येज़िवेन की ओर दौड़ा। यह ऐसा था जैसे वह उसे मौके पर ही कुचल देना चाहता हो। हुश! येज़िवेन जहां खड़ा था, वहां से सीधे गायब हो गया, जिससे वह खाली हवा में झपटा। आप वास्तव में कितने मजबूत हैं! जैसे ही येज़िवेन की आवाज गिरी, एक लंबी तलवार अचानक शून्य में बन गई, आकाश में छेद कर गई और तुरंत रहस्यमय थंडर एल्डर की ओर गिर गई। यह किसी काम का नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी आस्तीन ऊपर की है, आप मुझसे बच नहीं पाएंगे। लंबी तलवार! बूम! डॉट! हालांकि केवल एक तेज गर्जना थी और लंबी तलवार अचानक चकनाचूर हो गई। जिस गति से दोनों ने आपस में वार किया वह बहुत तेज था, जैसे 2 बिजली के बोल्ट चरम सीमा तक पहुंच गए हों। दूरी में विभिन्न विशेषज्ञ वहीं रुक गए और पास आने का साहस नहीं किया। यह अच्छा नहीं होगा यदि मिस्टीरियस थंडर एल्डर ने गलती से यह सोचा कि वे येज़िवेन की मदद करने की कोशिश कर रहे थे और उन पर हमला किया गया। यहाँ तक स्वर्ग बंजर भूमि महल के विशेषज्ञ भी जो अंधेरे में छिपे हुए थे, आगे नहीं बढ़े। उनकी राय में मिस्टीरियस थंडर एल्डर इस आदमी से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उसके सभी हमले मिस्टीरियस थंडर एल्डर द्वारा रोके गए थे? इस येज़िवेन के पास कुछ कौशल है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका नाम दुनिया को हिला सकता है। हालांकि वह खेला जा रहा है, फिर भी वह एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ इतने लंबे समय तक टिकने में सक्षम है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। बहुत कम से कम उनके आंदोलन कौशल कहीं नहीं पाए जाते हैं। हालांकि यह बेकार है। आज के बाद वह पूरी तरह से दफन हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर उसके आंदोलन कौशल अच्छे हैं? मिस्टीरियस थंडर एल्डर के आंदोलन कौशल शीर्ष पायदान पर हैं। उससे बचना असंभव है। यह बेकार है। आपके पास चाहे कितनी भी तरकीबें हों, आप मुझसे बच नहीं पाएंगे। मिस्टीरियस थंडर एल्डर ने उपहास किया। उसने हमला करना जारी रखा, लेकिन येज़िवेन को पकड़ने में असमर्थ रहा। हालांकि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यह एक चूहे को पकड़ने वाली बिल्ली की तरह था और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। किसने कहा कि मैं तुमसे बचने जा रहा हूं? बेहतर होगा कि तुम अपना बचाव खुद करो। येज़िवेन के शब्दों ने मिस्टीरियस थंडर एल्डर को थोड़ा सतर्क बना दिया। वह शुरू से ही उन चालों पर ध्यान दे रहा था जिनका जिक्र येज़िवेन ने किया था। आखिरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना असंभव था। यदि यह वह होता तो वह इतना तैयार नहीं होता, भले ही उसे एक मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ की खोज का सामना करना पड़े। यहाँ तक अगर वह मर भी जाता तो भी वह मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ के मांस का एक टुकड़ा काट लेता। तो क्या थी येज़िवेन की चाल? हालांकि मिस्टीरियस थंडर एल्डर अहंकारी था, लेकिन वह उतना अहंकारी नहीं था। उसका अहंकार उसकी ताकत से आया था। हालांकि येज़िवेन के पास अन्य चालें हो सकती हैं। यहाँ तक अगर वह उससे निपट नहीं सकता था, तब भी मरने से पहले वह उसे लंबे समय तक घृणा का अनुभव करा सकता था। अचानक उसने देखा कि उसके चारों ओर तारों की रोशनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है जब वह लगातार टिमटिमा रहा था। बस इतना था कि उसने उन्हें पहले नोटिस नहीं किया था।
इसी समय उसके दिमाग में अचानक एक बुरा विचार कौंध गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह छोटा हरामी वास्तव में समय के लिए रुक रहा हो? जिस क्षण उसने इस संभावना के बारे में सोचा, वह येज़िवेन को जारी नहीं रखना चाहता था, भले ही वह योजना बना रहा हो। वह नहीं चाहता था कि उसे सांप डसे। जैसा कि उसने इस बारे में सोचा था, वह अब झिझकता नहीं था और खेलना जारी नहीं रखना चाहता था। स्विश! उसकी पूरी आकृति आकाश में फैली हुई थी, घूम रही थी और अंतहीन बिजली बना रही थी। उसका फिगर पहले से ही भूत जैसा था क्योंकि वह बह गया था। उसकी हथेली, जिसमें अनगिनत भयानक बिजली के बोल्ट थे, सीधे शून्य की ओर पटक दिया। हुआलाला! बिजली के बीच में येज़िवेन की आकृति भी दिखाई दी। उसे मिस्टीरियस थंडर एल्डर द्वारा पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था। एक गहरा मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ जिसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, बिजली की शक्ति से हमला किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। येज़िवेन का फिगर एक बार फिर से चमक उठा। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर चला गया। इस समय मिस्टीरियस थंडर एल्डर ने अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में एक लंबा वज्र भाला दिखाई दिया। यह गड़गड़ाहट की दुनिया में तब्दील हो गया और बेहद तेज गति से शून्य में घुस गया। कोई भी इस वज्र भाले की भयानक गति का अनुमान नहीं लगा सकता था। येज़िवेन लगातार पीछे हटते रहे और इस बिजली के भाले को रोकने के लिए लगातार सुनहरी रोशनी भेजते रहे। हालांकि यह बेकार था। यह बिजली भाला मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह कहा जा सकता है क्योंकि यह हार में अचानक पीछे हट गया। येज़िवेन चाहे कहीं भी भागे हों, कहा जा सकता है कि रहस्यमय थंडर एल्डर एक छाया की तरह उनका पीछा कर रहा था। यह बेकार है। आपको लगता है कि आपकी गति पहले से ही खराब नहीं है, लेकिन यह मेरी तुलना कैसे कर सकती है? एल्डर हुआनटिंग का रंग भयावह हो गया था। वज्र भाला येज़िवेन के और करीब आ रहा था। उसका पूरा शरीर आगे की ओर झुक गया और विशाल गड़गड़ाहट ने क्षितिज को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे बचने की जरूरत है? अब जब मैं काफी खेल चुका हूं, तो तुम्हें एक बड़ा उपहार देने का समय आ गया है। 10 मिलियन हुआन गोलियों का एक बड़ा उपहार बेहतर होगा आप इसे अच्छी तरह से रखें। येज़िवेन जोर से चिल्लाई और अचानक एक मुहर बन गई। फिर एक विशाल पर्वत श्रृंखला शून्य से नीचे आ गिरी। रिपलिंग माउंटेन सील, आप मेरे साथ इस स्तर के हमले से निपटना चाहते हैं? एल्डर हुआनटिंग तिरस्कार से चिल्लाए। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और पर्वत श्रृंखला की ओर पकड़ लिया। टकराना। यद्यपि उसका हाथ जबरदस्त बल से सुन्न हो गया था, फिर भी इसने उसे पर्वत श्रृंखला को आसानी से पकड़ने और मौके पर विस्फोट करने की अनुमति दी। इस समय अचानक वो अवसर जिसका येज़िवेन लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आखिरकार आ ही गया। स्विश स्विश स्विश! अचानक उस क्षण में अनगिनत विलो द विस्प द्वीप आसपास के क्षेत्र में जल उठे। ये दिए शून्य में तैरते थे और ऐसा लगता था कि किसी प्रकार के रहस्यमय पैटर्न को पूरा करते हैं। क्षण भर में संसार की शक्ति विकृत और मंथन करने लगी। पल भर में एक विशाल गठजोड़ बन गया। रहस्यमयी थंडर एल्डर पर दुनिया की विशाल शक्ति तुरंत कुचल गई। येज़िवेन ने दूर से देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस बड़े फॉर्मेशन के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। एक गठन स्थापित करना इतना आसान कैसे हो सकता है, विशेष रूप से एक जो गंभीर रूप से गंभीर मृत्यु चरण विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है? कोई इसकी कठिनाई की कल्पना कर सकता था? पहले वह न केवल मिस्टीरियस थंडर एल्डर को विलंबित करना चाहता था ताकि उसके पास गठन स्थापित करने का समय हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी ताकत की सीमा का परीक्षण करना चाहता था। मध्यवर्ती गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने के बाद उसकी शक्ति में एक पृथ्वी बिखरने वाला परिवर्तन आया था। एक साधारण व्यक्ति उसके एक मौके को कैसे झेल सकता था? हालांकि मिस्टीरियस थंडर एल्डर जैसे दिवंगत गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वह येज़िवेन की ताकत की सीमा को पूरी तरह से माप सकता था। एक दिवंगत गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ इस तरह के हमले का पूरी तरह से सामना कर सकता था। हालांकि यह और भी बेहतर होगा यदि वह मिस्टीरियस थंडर एल्डर को गंभीर रूप से घायल कर सके। अब जब सब कुछ तैयार हो गया था, तो जो कुछ बचा था वह रहस्यमयी थंडर एल्डर के लिए गिर गया था। जैसे ही घोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन का निर्माण हुआ, त्यानुवान मिरर के भीतर अनगिनत जुबान की गोलियां एक पागल गति से जलने लगीं। जो ऊर्जा बनी थी, वह घोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन द्वारा बुरी तरह से अवशोषित हो गई थी और प्रसारित होने लगी थी। बूढ़े कुत्ते, इस बड़े तोहफे को संभाल कर रखो। संपूर्ण घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन एक पल में सक्रिय हो गया। अनगिनत ताकतें बढ़ने लगीं। घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन द्वारा सब कुछ नष्ट कर दिया गया था। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु तत्वों को प्रकट करते हुए अंतरिक्ष इंच रह गया। यह ऐसा था मानो पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु तत्वों को फिर से परिष्कृत किया जा रहा हो। एक भयानक शक्ति बढ़ी और अनगिनत विलो द विस्प्स जल उठे। इनमें से किसी एक घोस्ट हॉट फायर को बाहरी दुनिया में अनमोल माना जा सकता है। इस बात का उल्लेख नहीं है कि उनमें से बहुत से एक साथ जुड़े हुए थे ताकि एक पृथ्वी टूटने वाली संरचना बन सके। और जिसने इस गठन की व्यवस्था की वह एक देवता था।
उस देवता की कैसी पहचान और कैसा साधन था। साधारण लोग उसे पकड़ने की आशा नहीं कर सकते थे। ऐसी भयानक शक्ति तुरंत एल्डर डार्क थंडर की ओर कुचली गई जो गठन के केंद्र में था। एक शक्तिशाली बल जो कानूनों को चकनाचूर कर सकता था, वह पृथ्वी बिखरने वाले तरीके से बह गया। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर एल्डर डार्क थंडर अचानक डर से पीला पड़ गया। वह भी इतनी बड़ी शक्ति को कम नहीं आंक सकता था। वह इसे कम आंकने का साहस कैसे कर सकता था। उसने तुरंत ठंडी सूंघी और अपनी हथेली को बाहर निकाल लिया। घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन का विरोध करने के प्रयास में गड़गड़ाहट की शक्ति बह गई। हालांकि घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन पहले से ही पूरी तरह से सक्रिय था। लाखों हुआन गोलियों को जलाने के बाद अंतहीन लिंग की एक राक्षसी शक्ति में बदल गई जिसने हर उस व्यक्ति को कुचल दिया जिसने अंदर विरोध करने की कोशिश की। टकराना, टकराना, टकराना। एल्डर डार्क थंडर का बचाव एक पल में पूरी तरह से कुचल दिया गया। वह इसे ब्लॉक भी नहीं कर सका। एक पल में यह पहले ही एल्डर डार्क थंडर की तरफ पहुंच चुका था। बूम! वह भयानक शक्ति सुनामी की तरह थी जो सभी दिशाओं से एल्डर हुआंटिंग को कुचल रही थी। एल्डर डार्क थंडर ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां छिल गई हैं। उसके सभी रक्षात्मक उपकरण एक पल में ध्वस्त हो गए। खून बिखरा हुआ था और हड्डी के टुकड़े हवा में घूम रहे थे। वह अत्यंत दयनीय लग रहा था। केवल एक हमले ने उन्हें पूरी तरह से घायल कर दिया था। वह इतना दयनीय था कि एक साधारण गहरा क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे पूरी तरह से घायल कर सकता था। हालांकि सिर्फ एक हमले के बाद घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन ने अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर दी थी। वह हिंसक शक्ति पीछे हटती ज्वार की तरह पीछे हट गई। कुछ देर बाद यह पूरी तरह से उखड़ गया। संपूर्ण घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन पूरी तरह से गायब होने से पहले आकाश में कुछ बार टिमटिमाता है। ये ज़िवेन दूर से देख रही थी। उन्हें भी बेहद धक्का लगा। घोस्ट हॉट फायर ग्रेट अरे की शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक दबंग थी। यह बस अविश्वसनीय था। एक लेट डीप डेथ स्टेज विशेषज्ञ वास्तव में एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह कहा जा सकता है कि उनका जीवन एक धागे से लटका हुआ था। यहां तक कि एक चरम गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अंधेरे के भगवान को इतना भरोसा था कि घोस्टहार्ट फ्लेम ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन अपने सभी दुश्मनों को रोकने में सक्षम होगा। यदि यह पर्याप्त ऊर्जा के साथ एक शक्तिशाली मंत्र गठन था तो मिथक विशेषज्ञ भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। बहुत कम गहन क्षेत्र विशेषज्ञ इसे देवता भी नहीं तोड़ पाएंगे। केवल ये ज़िवेन जैसा सनकी ही घोस्ट हॉट फायर ग्रेट अरे के रहस्य को जबरन समझ सकता है। तभी वह खिड़की से प्रवेश कर पाया और अंत में घोस्ट हॉट फायर ग्रेट अरे को दूर ले गया। यह एक विसंगति थी। देवता भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये ज़िवेन के लिए यह घोस्ट हॉट फायर अरे अभी भी एक बड़ी हत्या करने वाली मशीन थी और अगर वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वह इसका इस्तेमाल नहीं करता। 10 मिलियन हुआन डैन की कीमत उसके जैसे खर्चीले व्यक्ति को दांत दर्द का एहसास कराने के लिए काफ़ी थी। यह कहने की बात नहीं है कि यह केवल एक क्षण के लिए ही सक्रिय हुआ था। वह घोस्ट हॉट फायर ग्रेट अरे को कैसे सक्रिय कर सकता है जैसा कि वह एक भगवान के स्तर तक पहुंचे बिना चाहता था। इतनी बड़ी खपत ही एक आम आदमी को दिवालिया बनाने के लिए काफ़ी थी। नहीं, सामान्य परिस्थितियों में यहां तक एक चरम गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ भी इस तरह के गठन को सक्रिय करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वह अपनी सारी संपत्ति समाप्त कर दे। लेकिन भले ही उसे दांत में दर्द हो रहा था, ये ज़िवेन अपने उचित काम को नहीं भूली। हालांकि वह इस बूढ़े कुत्ते को एक ही वार से खत्म करना चाहता था। हेवन वेस्टलैंड पैलेस के विशेषज्ञ थोड़े समय के झटके के बाद पहले ही पागल हो गए थे। अगर वह थोड़ा धीमा होता तो शायद इन लोगों से उलझ जाता। उसके पास घोस्ट हॉट फायर ग्रेट अरे को फिर से सक्रिय करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं थे। इसके अलावा हेवन वेस्टलैंड पैलेस के विशेषज्ञों के अलावा अन्य बलों के विशेषज्ञ इस स्थिति को देखकर मामले को शांत नहीं होने देंगे। यह संभव था कि वे सीधे भेड़ियों के झुंड की तरह झपट पड़ें। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ देखा था। उन्होंने उस कोटे का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उसके पास कोटा टोकन नहीं था। नामलेस डाउ कॉलेज स्वाभाविक रूप से किसी और को कोटा स्थानांतरित कर देगा यदि वह यह साबित कर सके कि उसने ये ज़िवेन की हत्या की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जो चाहते थे वह सबसे मजबूत व्यक्ति था, सबसे मजबूत व्यक्ति जो अंत तक जीवित रह सके। इस लिहाज से भाग्य कमोबेश जरूरी था। यह सोचकर वह जरा भी नहीं झिझका और सीधे मौके पर ही फ्लैश लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद विभिन्न शक्तियां तुरंत उबलते पानी की तरह हिल उठीं। सभी ने सभी संभावनाओं के बारे में सोचा था और यहां तक कुछ लोगों ने ये ज़िवेन के बचने की संभावना पर भी विचार किया था। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम ऐसा होगा। ये ज़िवेन ने ड्यूटी पर मौजूद जुवान टिंगेल्डर को लापरवाही से घायल कर दिया और शांति से निकल गई। इसके कारण हेवन वेस्टलैंड पैलेस के शेष विशेषज्ञ यह नहीं जान पाए कि उसका पीछा किया जाए या पहले उसे बचाया जाए। ऐसा लगता है कि पूरे दृश्य में काफी समय लगा है, लेकिन वास्तव में इसमें केवल एक पल लगा।
हालांकि एक अप्रत्याशित उलटफेर हुआ था। यह ये ज़िवेन वास्तव में शक्तिशाली है। शहर के भीतर एक गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बेहोशी से कह सकता था। अपने स्तर पर लोगों के लिए वास्तव में वे देवताओं की ओर भी नहीं देख सकते हैं। वे देवताओं के दायरे में केवल आधा कदम थे। उनके लिए देवता केवल थोड़े अधिक शक्तिशाली लोग थे, एक गहन मृत्यु अवस्था के अभ्यासी की तुलना में बहुत कम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सतह पर कितने विनम्र थे, उनके लिए अपने हृदयों में सुप्त रहना दुर्लभ था। ये ज़िवेन के हमले ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया था। वह निर्मम, निर्णायक था और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। इसके अलावा वह अपने कार्यों में निर्णायक था। जैसे ही उसने कहा वह चला जाएगा, वह जरा भी नहीं हिचकेगा। यह महान चीजों को हासिल करने का मानक था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, हालांकि वे नहीं जानते थे कि गठन को सक्रिय करने के लिए कितनी ऊर्जा की खपत होगी, वे कमोबेश यह अनुमान लगा सकते हैं कि गठन भयानक शक्ति से एक खगोलीय धन की खपत करेगा, जो गंभीर रूप से गंभीर मृत्यु चरण विशेषज्ञ को घायल कर सकता है। कगारे की वार से मौत का। हालांकि ये ज़िवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इतनी बड़ी मात्रा में धन का उपयोग किया था। यदि वे उसके जूते में होते तो दांत दर्द की तो बात ही छोड़ दें, उन्हें मूल रूप से यकृत में दर्द होता। यदि ऐसा व्यक्ति इस बार नहीं मरा तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक अजगर बन जाएगा। हालांकि उसके लिए ड्रैगन बनना आसान नहीं होगा। उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। दिव्य संघ का नेता एक भयानक अस्तित्व था जिसे हुआन दुनिया में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। गहरे दायरे के विशेषज्ञों के लिए वह एक शक्तिशाली अस्तित्व था जो उन्हें एक उंगली से नष्ट कर सकता था। उनके लिए वह व्यावहारिक रूप से एक देवता से अलग नहीं था। हुआ मैंगान ने ये ज़िवेन की गायब होती आकृति को एकटक देखा, इससे पहले कि उसने अनजाने में राहत की सांस ली। हालांकि ये ज़िवेन ने निश्चित रूप से बात की थी, फिर भी वो कुछ चिंतित थी। आखिरकार दूसरा पक्ष एक शक्तिशाली गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ था। इस बात की परवाह किए बिना कि वह कितनी शक्तिशाली थी, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे सेलेस्टियल फीनिक्स मैडन कहा जाता था या नहीं, उसे केवल इस क्षण का एहसास हुआ कि वह अभी भी एक महिला थी। बस एक औरत, यही सब कुछ था। वह अपने प्रेमी की चिंता क्यों करेगी? चूंकि उसने पुष्टि की थी कि एक ज़िवेन ठीक है, उसने भी राहत की सांस ली। तुरंत वह शहर से बाहर चली गई, आग की लपटों में बदल गई और गायब हो गई। हालांकि उसे फीनिक्स किंग जैसी धरती को हिला देने वाली शख्सियत का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वह भी बहुत स्पष्ट थी कि प्रवेश टोकन का प्रलोभन अभी भी कुछ लोगों को अपनी तर्कसंगतता खोने का कारण बनेगा। जब वह समय आएगा तो वह अनिवार्य रूप से उनसे उलझ जाएगी। हालांकि ये अभी भी एक ज़िवेन से बेहतर था। कम से कम वे महान शक्तियां प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के प्रति सम्मान के कारण उसे अचानक नहीं मार देंगी। भले ही उसे पहले ही प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया गया था, फिर भी उसे बुद्ध का सामना करना पड़ा। इस महीने के दौरान ये ज़िवेन ने अपने बंद कमरे में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था। हालांकि उसने कुछ नहीं किया था। दिवुशिन ने पत्थर की पटिया पर अपना नाम उकेरने के बाद उसमें प्रवेश करने की भी कोशिश की थी। हालांकि वह मुश्किल से पत्थर की गोली में प्रवेश करने में सफल रही थी। उसने अभी अभी गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखा था और अपनी चरम सीमा तक अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। फिर भी यह दुनिया को चौंका देने के लिए काफी था। प्राचीन फीनिक्स दायरे में स्वर्गीय फीनिक्स रक्त रेखा को एक पौराणिक शाही परिवार माना जाता था। हुआ मैंगान, जिसे स्वर्गीय फीनिक्स रक्त रेखा विरासत में मिली थी, स्वाभाविक रूप से खराब नहीं थी। अगर ये ज़िवेन ने उसकी लाइमलाइट नहीं चुराई होती तो वो निश्चित रूप से सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों में से एक होती। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता था कि वह किसी और से ज्यादा मजबूत थी। आखिरकार अनगिनत स्वर्ग के दायरे में कई विशेषज्ञ थे। योग्यता के साथ अनगिनत दौड़ें थीं। हालांकि इतना ही कहना काफी था कि वह किसी से कमजोर नहीं थी। हुआ मैंगान के जाने से केवल कुछ चौकस लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ था, और भी लोग अभी जो कुछ हुआ था उसके सदमे में डूबे हुए थे। अचानक हुए इस बदलाव के सामने हेवन वेस्टलैंड पैलेस के लोग पागल हो गए थे। मूल रूप से वे 90% सुनिश्चित थे कि वे सफल होंगे। अब वास्तव में ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी थी। उनके लिए यह केवल एक बड़ा अपमान था और वे इसे माफ नहीं कर सकते थे। बहुत जल्दी हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने पहले ही खबर जारी कर दी थी कि वे ये ज़िवेन का सिर लेना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ये ज़िवेन को मारने में सक्षम था। न केवल उन्हें स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, उनका कोटा उस व्यक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जाएगा जिसने ये ज़िवेन की हत्या की थी। स्वर्ग बंजर भूमि महल हस्तक्षेप नहीं करेगा, न ही वे इसके लिए पूछेंगे। इस खबर के जारी होते ही इसने तुरंत पूरे जुबान की दुनिया में हलचल मचा दी। मूल रूप से कोई नहीं जानता था कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस को वास्तव में इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। एक देर से गहरी मौत की अवस्था का बुजुर्ग वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग मर गया था। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि वे कितने सदमे में थे।
इसके अलावा कई लोगों के लिए यह कल्पना करना आसान था कि एक मिड प्रोफाउंड डेथ स्टेज विशेषज्ञ वास्तव में एक लेट प्रोफाउंड डेथ स्टेज विशेषज्ञ को हराने में सक्षम था। कोई सोच सकता है कि किस तरह की किस्मत शामिल थी। हालांकि उनके लिए वे वास्तव में जिस चीज की परवाह करते थे वह थी भाग्य शब्द। हर कोई इस बात पर बारीकी से ध्यान दे रहा था कि किस तरह का संयोग एक मिड प्रोफाउंड डेथ स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को एक ही स्ट्राइक से लेट प्रोफाउंड डेथ स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। जरूर कोई वजह थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उनमें से ये ज़िवेन की बनावट ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। भले ही इसके लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी, फिर भी यह एक भयानक निवारक हथियार था। हर कोई पूरी तरह से चौंक गया। बहुत से लोगों ने इतना आगे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उनके लिए आज जो दृश्य देखा वह बहुत डरावना था। लुओयू सिटी से यह खबर बहुत तेजी से फैली। देखते ही देखते बहुत से लोग बेचैन होने लगे, इस बात की परवाह किए बिना कि यह कोटा टोकन था या स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस और दिव्य संघ से पुरस्कार, वे सभी उनके लिए महान धन थे। अगर वे ये ज़िवेन को ढूंढकर उसे मार सकते हैं तो वे सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह कहा जा सकता है कि उनका जीवन और भाग्य एक पल में बदल गया था। एक पल में सभी पक्षों के विशेषज्ञ खोज करने लगे। हालांकि प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड बेहद विशाल था। यह बाहर की गहन दुनिया की तरह नहीं था, जहां उनकी इच्छा से खोज करने के लिए कोई शक्तिशाली अस्तित्व नहीं था। अंदर कितने खूंखार और भयानक राक्षस थे कोई नहीं जानता था। इसलिए हालांकि बहुत से लोगों को लामबंद किया गया था, परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे। उसे पकड़ने की बात तो दूर, वे एक ज़िवेन का पता तक नहीं लगा सके। हालांकि बहुत से लोगों का मानना कि अगर वे इंच दर इंच खोज करना जारी रखेंगे तो ये ज़िवेन जल्द या बाद में बेनकाब हो जाएंगे। और उन्हें डर था कि उस समय उसे मारने के लिए बड़ी ताकतों के विशेषज्ञों के साहसपूर्वक भागते हुए दृश्य का सामना करना पड़ेगा। इस समय बाहर लड़ाई और हत्या की आवाजें आ रही थीं। इस समय ये ज़िवेन गहन विश्व युद्ध क्षेत्र की गहराई में उतर गई। द प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड एकमात्र युद्ध क्षेत्र नहीं था। उस समय प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड बनने के बाद सभी पक्षों के विशेषज्ञों ने इसमें अनगिनत बार लड़ाई लड़ी थी। धरती को तोड़ देने वाली लड़ाइयां भी हुई थीं। इस तरह समय के साथ संपूर्ण गहरा विश्व युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे बन गया। अनगिनत लड़ाइयों ने यहाँ की जगह को छिन्न भिन्न कर दिया था। कुछ उड़ गए और स्थानिक अशांति में खो गए, जबकि कुछ अभी भी वहां थे। हालांकि वे और भी खतरनाक थे। धीरे धीरे यह गहन विश्व युद्ध क्षेत्र के वर्तमान वर्जित क्षेत्र बन गए। इनमें से कुछ निषिद्ध क्षेत्रों में लावा अधिपति जैसे शक्तिशाली अस्तित्व भी थे। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोग पैर रखने की हिम्मत करेंगे। वास्तव में यह कहा गया था कि गहन दुनिया के सबसे गहरे हिस्सों में गॉडमिथ संकी थे जो न जाने कितने वर्षों से सो रहे थे। अगर वे जाग गए तो यह विनाशकारी होगा। भले ही यह फॉलन मून सिटी में एक सनसनीखेज घटना थी, प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि यह धीरे धीरे फैलता है। कुछ दूरस्थ विमानों में हजारों या दसियों हजार वर्षों तक कोई भी नया यात्री नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में ये ज़िवेन को पकड़ना बेहद मुश्किल था। भले ही यह सिर्फ एक निशान था, भले ही दूसरा पक्ष स्वर्ग के उजाड़ महल की तरह एक विशाल व्यक्ति था। एल्डर हुआनटिंग को गंभीर रूप से घायल करने के 10 दिनों के बाद ये ज़िवेन आखिरकार खंडहर की दुनिया में आ गया। इन 10 दिनों के दौरान कहा जा सकता है कि ये ज़िवेन एक जगह से दूसरी जगह छुपी हुई थी। मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड में इतनी जटिल स्थिति में भी उसे अभी भी सावधान रहना था, अन्यथा हेवन वेस्टलैंड पैलेस और ईश्वरीय संघ निश्चित रूप से उसे खोजने में सक्षम होंगे। उसने अपने सामने पीली रेत जैसी दुनिया को देखा। यह केवल एक छोटी सी दुनिया थी। इसे एक स्वतंत्र दुनिया भी नहीं माना जा सकता था। इसे केवल एक उपविमान माना जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, वहाँ 3000 बड़ी दुनियाएं, 3000 मध्यम दुनियाएं और 3000 छोटी दुनियाएं थीं। दुनिया के विभिन्न स्तरों के वर्गीकरण के अपने मानक थे। यह स्वर्ग में विभिन्न संसारों की उत्पत्ति भी थी। इस छोटे विमान को उपविमान भी नहीं माना जा सकता था। कुछ शीर्ष विशेषज्ञ लापरवाही से एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं और इस तरह के उपविमान को प्रकट करते हैं। उसके सामने आसमान में पीली रेत भर गई। यह ऐसा था मानो पूरी दुनिया अपनी सारी जीवन शक्ति से भर गई थी और अब केवल क्षय की भावना के साथ रह गई थी। ये ज़िवेन ने चारों ओर देखा और स्पष्ट रूप से एक गठन के कुछ निशान देख सकते थे। सुदूर अतीत में इस छोटे से विमान की सुरक्षा के लिए इन संरचनाओं को पूरी ताकत से काम करना चाहिए था। हालांकि वे पहले ही हवा के साथ गायब हो गए थे। यहां तक जमीन के अंदर दबी ड्रैगन की नसें भी सूख चुकी थीं। केवल कुछ ड्रैगन मैरों को हर जगह बिखरा हुआ देखा जा सकता था। अतीत में ये उसके लिए बेशकीमती खजाने रहे होंगे। हालांकि अब जब उसने मध्य चरण के गहन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, मृत ड्रैगन नसों द्वारा गठित ड्रैगन मज्जा खराब नहीं था। हालांकि उसके पास अभी और भी महत्वपूर्ण काम थे। अब जब वह फॉलन मून सिटी से भाग गया था तो उसके लिए 3 महीने के भीतर फॉलन मून सिटी में वापस आना असंभव होगा।
उन्हें इसे तब तक बनाए रखना था जब तक कि नामलेस डाओ अकादमी सही मायने में नहीं खुल गई और वे इसमें शामिल नहीं हो गए। तभी यह संभव होगा। उनके लिए ये 3 महीने एक झपकी लेने के समान थे। यहाँ तक अगर वह लापरवाही से खेती करता है तो समय उससे कहीं अधिक लंबा होगा। इसके अलावा उसे इन 3 महीनों के दौरान पर्याप्त रूप से मजबूत होना था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पास कितना समय था। एल्डर हुआनटिंग के पागल बदले का सामना करना केवल एक पहलू था। आखिरकार उन्हें यह भी नहीं पता था कि ईश्वरीय संघ के नेता व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे या नहीं। अगर वे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते तो येज़िवेन के जीतने की संभावना कम ही नहीं होती। वास्तव में यह भी कहा जा सकता है कि उसके पास जीतने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। डेविय मिलन के नेता जैसे अस्तित्व के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सामान्य तरीकों का उपयोग करना अव्यावहारिक था। डेविय संघ के नेता जैसी महान शख्सियत को आम लोगों द्वारा आसानी से नहीं निपटाया जा सकता था। उसके पास कोई आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उसे हर मिनट का अधिकतम लाभ उठाना था और दूसरा उसे मजबूत बनना था। तभी उसके पास बचने का मौका होगा। इसके अलावा पहले वह प्राचीन बैरन के रैंक में प्रवेश करता था, उसके लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण होगा। उसके पास ड्रैगन मैरो पर बर्बाद करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। इस प्रकार उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही बहुत दूर जगह पर था। वह तेजी से इस छोटे विमान के केंद्र की ओर उड़े। इस छोटे विमान के केंद्र में धूल से भरा एक प्राचीन शहर था। इस विमान की तरह ही पूरा शहर धूल में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी देखरेख नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि इसे कभी भी हवा उड़ा सकती है। शायद यह शहर कभी गौरवशाली रहा होगा, लेकिन ड्रैगन की नस के थक जाने के बाद यह धीरे धीरे निर्जीव हो गया था। कई लोग पहले ही इस जगह को खाली कर चुके थे। बेशक रहस्यमय क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से कोई नागरिक नहीं थे। साधारण नागरिक रहस्यमय क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकते थे। यह शहर जो कई वर्षों से परित्यक्त था, इस अवधि के दौरान अचानक जीवंत हो गया। कई विशेषज्ञ जो मूल रूप से खोजने में कठिन थे, वे सभी इस युद्ध के मैदान में इस समय एकत्र हुए थे। दुनिया के लगभग आधे रहस्यमयी क्षेत्र के विशेषज्ञ रहस्यमयी दायरे के युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुए थे और कई रहस्यमयी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी वहां एकत्रित हुए थे। ये रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञ आमतौर पर बहुत मायावी थे। वे मूल रूप से विभिन्न युद्ध क्षेत्रों और टूटी हुई जगहों के बीच आगे पीछे घूमते रहे, ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों द्वारा पीछे छोड़ी गई चीजों की तलाश में। ये चीजें दाव सत्यापन के उनके भविष्य के मार्ग से बहुत अच्छी तरह से संबंधित हो सकती हैं। उनमें से कई शायद रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के क्षण से लेकर अपनी मृत्यु तक रहस्यमय क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में अवसरों की तलाश कर रहे होंगे। ऐसा नहीं था कि इतिहास में कोई सफल उदाहरण नहीं थे। हालांकि उनमें से बहुत कम थे, फिर भी यह बिल्कुल भी आशा न रखने से बेहतर था। किसी केडीएओ को साबित करने से संबंधित मामलों के अलावा इतने बड़े जमावड़े का कोई अन्य कारण बिल्कुल नहीं था। ये शिवेन को जानबूझकर इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। रहस्यमय दायरे युद्ध क्षेत्र में कई छोटी दुनिया बाहरी दुनिया से बस अलग थलग थी। उनमें से कुछ हजारों सालों से बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ गए होंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहरी दुनिया कितनी अराजक हो गई है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने बस बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं दिया और केवल अपने दाव सत्यापन की पुष्टि करना चाहते थे। ये चीजें उनके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थीं। जल्द ही ये जीवेन को पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ अचानक इस खंडहर के विमान में इकट्ठा हो गए थे। इसका कारण केवल एक ही था, यानी एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने गणना की थी कि खंडहर के इस विमान में एक भगवान का मंदिर खोजा जाने वाला था। जैसे ही यह खबर सामने आई, इसने तुरंत ही समाचार प्राप्त करने वाले कई विशेषज्ञों की लालची निगाहों को आकर्षित किया। केवल 1 महीने की छोटी सी अवधि में इसने हजारों रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञों को पहले ही आकर्षित कर लिया था। इन प्राचीन वस्तुओं के लिए जो विभिन्न दुनिया में घूमते थे, शायद केवल देवताओं से संबंधित मामले ही उन्हें बाहर निकाल सकते थे, जैसे सांप को उसके छेद से बाहर निकालना। जैसे जैसे अधिक से अधिक विशेषज्ञ आते गए, अधिक से अधिक विशेषज्ञ एकत्रित होते गए और अधिक जानकारी फैलने लगी। ऐसी अफवाहें थीं कि यह विमान कभी एक ईश्वर के शासन के अधीन एक देश था। यह कभी एक समृद्ध उपतल था और यहाँ तक कि इस भगवान का एक मंदिर भी था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार एक भगवान का वास्तविक शरीर अवतरित हुआ था और अपने पीछे एक दिव्य हथियार छोड़ गया था। जैसे ही यह खबर सामने आई, इसने तुरंत सभी के दिलों में आग लगा दी। उनके लिए देवताओं के बारे में सभी सुराग, भले ही कुछ ही सुराग हों, उन्हें इसे खोजने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। ऐसी स्पष्ट जानकारी तो दूर की बात है। अन्य अस्पष्ट मिथकों और किंवदंतियों के विपरीत इस बार विशिष्ट उद्घाटन तिथि की भी गणना की गई थी। इससे इस कथन की सटीकता बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि कई लोग अपने दोस्तों को बुलाने लगे और बेचैन होने लगे। और भी विशेषज्ञ जुटे। हालांकि यह खबर कहाँ से आई, इसकी किसी को परवाह नहीं थी। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि यह खबर कहाँ से आई।
जो वास्तव में महत्वपूर्ण था वह यह था कि इसका देवताओं से कुछ लेना देना था। मुझे इस समाचार के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? यह कहाँ से आया? तो ज़िवेन ने एक रेस्तरां में नजरें घुमाईं और कहा। स्रोत के बिना खबर का एक अंश अपने आप में थोड़ा अजीब था, लेकिन इस समय इस खबर के स्रोत के बारे में वास्तव में किसी को परवाह नहीं थी। यहाँ तक अगर थोड़ी सी भी संभावना थी तो इसके लिए लड़ना उचित था। आसपास बहुत से लोग थे, आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन सामान्य तौर पर और लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे। हालांकि बहुत से लोग थोड़े पागल होने लगे थे। वास्तव में कुछ लोगों को अभी भी लगता था कि कुछ ठीक नहीं था। मुझे नहीं पता कि यह खबर सच है या नहीं। इस स्थान पर एक समय में एक बड़ी शक्ति का कब्जा था, लेकिन मैंने देवताओं से संबंधित कुछ भी नहीं सुना है। जहां तक के खंडहरों की बात है, वे लंबे समय से खोजे जा चुके हैं। कुछ और खोजना असंभव है। यह अनिवार्य रूप से असंभव नहीं है। इस जुबान विश्व युद्ध के मैदान में बहुत सारे रहस्य हैं जो हम नहीं जानते। कोई बात नहीं, जब तक संभावना की एक झलक है मैं सब कुछ करूंगा। ये लोग इस तरह के विचार लेकर आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस संदेह से नहीं डरेंगे। भाई, अचानक जैसे ही एक शिवेन ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद की, हर तरह की चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन उन्होंने केवल एक कोमल अभिवादन सुना। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने लगभग 27 या 28 साल का एक सज्जन व्यक्ति खड़ा है। उसका चेहरा जेड की तरह था, एक लंबा लबादा पहने हुए, कुछ हद तक सुरुचिपूर्ण स्वभाव के साथ, और उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटकी हुई थी। दूर से वह दूर की स्मृति से एक मार्शल आर्ट उपन्यास के नायक की तरह लग रहा था। तुम भी तो इंसान हो? हा, यहाँ इंसान मिलना दुर्लभ है। उस आदमी ने देखा कि एक शिवेन कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह दिल से हंसे और कहा, हालांकि वो एक शिवेन से परिचित लग रहा था, लेकिन यह बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। आप? ये ज़िवेन ने पूछा, लेकिन उन्हें इस आदमी के बारे में अच्छा आभास था, न केवल इसलिए कि दूसरा पक्ष भी एक इंसान था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदमी का स्वभाव ऐसा था जिससे नफरत नहीं की जा सकती थी। मैं आवेगी हो रहा हूँ, मुझे पहले अपना परिचय दें। मेरा उपनाम बाई जियानशिंग है। एक शानदार लबादे में आदमी ने अपने मुंह पर एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। वह वास्तव में एक सज्जन युवा गुरु थे। ये ज़िवेन ने कुछ देर सोचा और अपना नाम न छिपाने का फैसला किया। बाई जियानशिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और पुष्टि की कि उन्होंने इस नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वे तुरंत मुस्कुरा दिए। जो निश्चित रूप से कह सकता है कि प्रोफाउंड वर्ल्ड में कितने जीनियस इकट्ठे हुए हैं, इसलिए वहां ऐसे लोगों का होना सामान्य था जिन्हें वह नहीं जानता था। वह खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। वह अब भी बहुत संवेदनशील था। रहस्यमय दुनिया में बाकी दुनिया से अलग होना सामान्य बात थी। स्वर्ग बंजर भूमि महल के एल्डर हुआनटिंग को गंभीर रूप से घायल करने और भागने की खबर इतने कम समय में कैसे हरूप विमान में फैल गई? लंबे समय के बिना उसके बारे में जानना हर किसी के लिए असंभव होगा। हालांकि उनकी वह महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसके लिए यह सबसे अच्छी स्थिति थी। भाई, मैंने तुम्हारे बारे में पहले नहीं सुना, लेकिन शायद मैं अज्ञानी और गलत जानकारी वाला हूँ। बाई जियानशिंग मुस्कुराए। उसने कुछ भी नहीं छुपाया और एक शिवेन पर एक अनुकूल छाप छोड़ी। भाई, कृपया मुझे आवेगी होने के लिए दोष न दें। वास्तव में प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में मेरे साथी मनुष्यों को देखने के लिए बहुत अधिक अवसर नहीं है, इसलिए मैं बातचीत करने के लिए आया हूँ। बाई जियानशिंग ने कहा। यह कैसे हो सकता है? ये ज़िवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, लेकिन क्या गहन विश्व युद्ध क्षेत्र में बहुत कम मानव विशेषज्ञ हैं? आखिरकार मानव जाति स्वर्ग की कुछ बड़ी जातियों में से एक है। भले ही इसमें गिरावट आई हो, इसे इस हद तक नहीं गिरना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। यह स्वाभाविक है। मानव जनजाति विशेषज्ञों से भरी हुई है। इसके सुनहरे दिनों में कई आदरणीय शासक थे। असंख्य संसारों में दानव जनजाति और शैतान जनजाति के अलावा कोई अन्य जनजाति नहीं थी जिसकी तुलना हमारे साथ की जा सके। हालांकि मानव जनजाति का आधार शिविर स्वर्ग क्षेत्र में था, इसलिए जुबान की दुनिया में उनकी अधिक भागीदारी नहीं थी। कई शक्तिशाली विशेषज्ञ स्वर्ग के क्षेत्र में चढ़ना पसंद करेंगे, इसलिए जुबान की दुनिया में मानव जनजाति का प्रभाव इतना महान नहीं था। बाई जियानशिंग ने कहा। उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि ये ज़िवेन कोई स्थानीय नहीं बल्कि एक विदेशी विशेषज्ञ थे। सामान्य था कि उसे इस बारे में पता नहीं था। यह वैसा ही है जैसे डेविल्स के पास अनगिनत गहन क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही गहन दुनिया में गए हैं। वही ड्रैगन द्वीप और प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लिए जाता है। वास्तव में शक्तिशाली कुलों का अपना गौरव है। तो ऐसा ही है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। तो यह ऐसा ही है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि भले ही मानव जाति के पास मार्शल पूर्वज की तरह एक राक्षस है, उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रोफाउंड वर्ल्ड पर आक्रमण नहीं किया है। अब प्रोफाउंड वर्ल्ड में अधिकांश मनुष्य प्राचीन दानव क्षेत्र से आए हैं। बाई जियानशिंग ने कहा। तो बाई भी प्राचीन दानव क्षेत्र से आई हैं। ये ज़िवेन का दिल अचानक कस गया।
प्राचीन दानव क्षेत्र, क्या वह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं प्रोफाउंड वर्ल्ड में पैदा हुआ और पला बढ़ा, लेकिन मेरे पूर्वज प्राचीन दानव क्षेत्र से आए थे। बाई जियानशिंग ने आह भरी और कहा। ये जिवेन ने मूल रूप से सोचा था कि वह प्राचीन बेरेंस के पूर्वजों की तलाश करने से पहले अज्ञात दाओ कॉलेज के मामलों का निपटारा होने तक इंतजार करेंगे। उन्हें यहाँ उनके वंशजों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये जिवेन थोड़ा उत्साहित था और उसने कहा, भाई बाई, तुम क्यों आहें भर रही हो? तुम इतने युवा दिखते हो, लेकिन तुम्हारी साधना काफी अधिक है। तुम्हें पुरुषों के बीच एक अजगर होना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आहें भर रही हो? ये जिवेन का मानना कि लोगों के बारे में उनका निर्णय सही था। बाई जियानशिंग की उम्र केवल 2 या 3 हजार वर्ष थी, लेकिन वह पहले ही गहन मृत्यु क्षेत्र तक साधना कर चुका था। हालांकि उसकी तुलना एक शिवेन जैसे सनकी से नहीं की जा सकती थी, उसकी साधना बहुत गहरी कही जा सकती थी। गहन दुनिया में कुछ भी संभव था। भविष्य में किसी के डीएओ को सिद्ध करना भी संभव था। यह एक लंबी कहानी है। चूंकि भाई ये भी एक साथी इंसान है, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी यह कोई रहस्य नहीं है। प्राचीन मानव जाति दसियों हजार वर्षों से गहरी दुनिया में है, और यहाँ तक कि हमने अपने प्राचीन देशों की स्थापना भी की है। हालांकि साथ ही हमारे और प्राचीन दानव जाति के बीच के संघर्ष को भी गहन दुनिया में लाया गया है। अब तक इसे हल नहीं किया गया है, और हाल ही में लगातार संघर्ष हुए हैं। बाई जियानशिंग ने आह भरी और कहा। ये जिवेन ने बाई जियानशिंग को देखा और जानती थी कि प्राचीन मानव जाति गहन दुनिया में बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी तियानकिंग ने पहले इसका उल्लेख किया था। हालांकि उस समय उन्होंने केवल इसे जल्दबाजी में सुना और इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब जब उन्होंने बाई जियानशिंग को यह कहते सुना, तो ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई गहरी कहानी है। यह कैसे हो सकता है? जहां तक जानता हूं, प्राचीन मानव जाति कमजोर नहीं है। उन्हें दानव जाति द्वारा इस हद तक मजबूर क्यों किया जा रहा है? ये जिवेन ने पूछा। किसी को पता होना चाहिए कि दानव जाति अब वह दौर नहीं थी जो हजारों साल पहले दुनिया पर हावी थी। हालांकि प्राचीन मानव जाति अब बहुत बेहतर नहीं थी, फिर भी यह एक मृत अंत में मजबूर होने की बात नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दानव जाति के वर्तमान दानव भगवान ने मिथक के दायरे में कदम रखा है, और उनकी खेती प्राचीन मानव जाति से भी अधिक है। लेकिन हमारी मानव जाति के वरिष्ठ त्यानजी ओल्ड मैन अब बूढ़े हो गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कितना मजबूत है मानव जाति है, वह केवल 10,000 वर्ष तक चलेगी। दाव दायरे में पहुंचे बिना हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। अब जबकि हमारे पास ओल्ड मैन तियानजी ओल्ड मैन हमें दबा रहा है, तो सब कुछ ठीक है। हालांकि अगर ओल्ड मैन तियानजी ओल्ड मैन भी गिर जाता है और हमारी मानव जाति के पास अब हमें दबाने के लिए मिथक क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं है, तो मुझे डर है कि न केवल दानव रेस बल्कि अन्य जातियों को भी इसकी हवा मिलेगी, और हमारे भेड़ियों और बाघों की तरह मानव जाति। बाई जियानशिंग ने चिंतित होकर कहा। रहस्यमय दुनिया के उत्तरी भाग में यह मामला अब कोई रहस्य नहीं था। लगभग हर कोई इसके बारे में जानता था, इसलिए वो एक शिवेन से इसका जिक्र कर सकता था। अन्यथा वह इस तरह की बकवास करने वाला नहीं होता। ये जिवेन रहस्यमय दुनिया जैसी जगह में एक शीर्ष विशेषज्ञ के न होने के परिणामों की कल्पना कर सकते थे। प्राचीन मानव जाति की तरह ही जब इंपीरियल कोर्ट का उल्लंघन किया गया था, तो मानव जाति लगभग एक अथाह खाई में गिर गई थी। यदि ये जिवेन प्रकट नहीं होते और ज्वार को नहीं बदलते, तो आज मानव जाति के लिए कोई जगह नहीं होती। हालांकि उसने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह लंबे समय तक प्राचीन मानव जाति की रक्षा कर सकता है। यह केवल इतना कहा जा सकता है कि वह पतली बर्फ पर चल रहा था, एक पल के लिए आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि स्वर्ग का क्षेत्र इतना शक्तिशाली है, तो आप उससे मदद क्यों नहीं मांगते? जहां तक पता है, मार्शल संप्रदाय के सम्राट के अतीत में अजेय थे और उन्होंने एक बार स्वर्ग पर शासन किया था। भले ही उन्होंने मना कर दिया हो, अब तुम्हारी रक्षा के लिए उसकी शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए, ये जिवेन ने पूछा। ऐसा नहीं है कि हमने इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन यह अतीत से संबंधित है। सम्राट किन ने ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमारे पूर्वजों को प्राचीन मानव जाति को छोड़ने और स्वर्ग क्षेत्र में लौटने के लिए नेतृत्व करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए अब तक स्वर्ग के दायरे ने हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, बाई जियानशिंग ने थोड़े उत्साह के साथ कहा। अतीत में हुई गलती ने अब उनके लिए पूरी तरह से अलग स्थिति पैदा कर दी थी। ये जिवेन को अचानक एहसास हुआ कि इसके पीछे कुछ ऐसा कारण था। कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हमवतन हैं जो खून से जुड़े हैं। अगर यह वास्तव में उस बिंदु पर आता है, तो वे हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये जिवेन ने कहा। मुझे आशा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। बाई जियानशिंग की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई, जैसे कि वह उस उदासी से बाहर आ गया हो जिसे उसने अभी अभी अनुभव किया था। अच्छा कहा, बस इस वाक्य के लिए मैं इसे एक बड़े सफेद के रूप में लूंगा। ये शिवेन जोर से हंस पड़ी। उन्होंने बाई जियानशिंग को और भी अधिक आकर्षक पाया।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाई जियानशेंग जैसे युवा मास्टर का यह परिष्कृत स्वभाव वास्तव में ऐसे शब्द कह सकता है। यह एक ऐसा सच था जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। वह हमेशा एक वाक्य में विश्वास करता था, रो मत क्योंकि कोई भी तुम्हें दिलासा नहीं देगा, नीचे मत गिरो क्योंकि जब तुम नीचे होते हो तो बहुत से लोग तुम्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। रास्ते में एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकता था और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता था, वह खुद ही था। जैसे ही दोनों जारी रखने वाले थे, अचानक दूर से एक भयंकर झगड़ा हुआ। बाई जियानशेंग का रंग अचानक बदल गया। शोर के साथ बाई जियानशेंग का रंग अचानक बदल गया। उसने जल्दी से कहा, भाई मुझे खेद है, मुझे एक पल के लिए खुद को माफ करना होगा। उनके इतना कहने के बाद उनका फिगर बीच हवा में गायब हो गया। ये ज़िवेन थोड़ा हैरान थी। उसका फिगर टिमटिमा गया और उसने तुरंत उसका पीछा किया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक चौड़ी गली में है। इस संसार और इस नगर की अनंत महिमा हुआ करती थी। यह उन सड़कों से देखा जा सकता था जो एक सार्वजनिक चौक जितनी चौड़ी थीं। यदि इसकी अतुलनीय महिमा न होती तो इतनी चौड़ी सड़कों की आवश्यकता ही न पड़ती। लोगों के दो समूह सड़क पर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनमें से एक बाई जियानशेंग थी। उसके अलावा करीब 20 साल की एक महिला भी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, उसके होंठ लाल थे और उसके दांत सफ़ेद थे। उसके गाल चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह नाजुक थे। उसने एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। वह अवर्णनीय रूप से सुंदर लग रही थी। इस समय वह उत्सुकता से विपरीत दिशा में देख रही थी और उसके सामने जानवरों जैसे लोगों का एक समूह था। उनमें से प्रत्येक अपने पिछले पैरों पर खड़े एक जानवर की तरह लग रहा था। उनका पूरा शरीर लंबे बालों से ढका हुआ था। वे साधारण लोगों से कहीं अधिक प्रतापी थे, हालांकि उनके सिर जानवरों की तरह थे। ऐसा लगता था कि वे जानवर जैसे लोग थे जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। जानवर जैसे लोगों का नेता बाइसन था। उसका शरीर 2 लोगों जितना लंबा था। वह बहुत लंबा था। उसका पूरा शरीर सींग वाले अजगर की तरह घनी मांसपेशियों से ढका हुआ था। उसके सिर पर चांदी के 2 सींग थे। वह बहुत पराक्रमी दिखाई पड़ता था। जैसे ही ये ज़िवेन ने देखा, उसने तुरंत इस टॉरेन के शरीर से एक अत्याचारी आभा को महसूस किया। यह असाधारण और असामान्य था। बैल के सिर वाले व्यक्ति का हाथ एक व्यक्ति को पकड़ रहा था। यह एक नाजुक चेहरे वाला युवक था। इस समय उसकी गर्दन पकड़ी जा रही थी और उसका चेहरा बैंगनी हो रहा था। वह हिलने डुलने में बिल्कुल भी असमर्थ था। यह ऐसा था जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति सील कर दी गई हो और वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। भाई बाई, जल्दी करो और ये शान को बचाओ। खूबसूरत महिला ने बाई जियानशेंग को उत्सुकता से देखा और कहा, तुम मानव बचे, मैंने तुमसे कहा है कि मेरे सामने मत आना। टीएस, तुम सच में बोल्ड हो। इतनी लापरवाही से मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। मिनोटॉर ने बुरी तरह से मुस्कराते हुए कहा, न्यूशिंग, ज्यादा घमंडी मत बनो। यह तुम्हारा दानव साम्राज्य नहीं है। बाई जियानशेंग चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर तुम ढीठ हो? मत भूलो कि यह तो मेरी ही कृपा है कि तुम नीच मनुष्य अभी भी जीवित हो। पिछली बार मैंने तुम्हें भागने दिया, क्या तुम अब भी इस बार बचना चाहते हो? मिनोटॉर ने ठंडेपन से कहा। वह असामान्य रूप से ढीठ लग रहा था। बाई जियानशेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से घूरने लगी। वह पूरी तरह से आग बबूला हो गया। बजना, जोर से झंझनाहट के साथ बाई जियानशेंग के पीछे की तलवार को हटा दिया गया और मिनोटॉर पर गिरा दिया गया। आप मेरे साथ ऐसी क्षुद्र चालों से निपटना चाहते हैं? मिनोटॉर ने व्यंग्य किया और तुरंत अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। तलवार की रोशनी जो उसकी ओर गिर रही थी, सबके सामने इंच दर इंच चकनाचूर हो गई। आप में से कोई भी आज नहीं जा सकता। इस दौरान आसपास के कई तमाशबीन चर्चा करने लगे। चूंकि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। वे बस अपने चेहरों पर उत्तेजित और क्रूर मुस्कान के साथ देखते रहे। यह एक क्रूर जाति थी, इसलिए इस तरह का कत्लेआम देखना उनके लिए सबसे रोमांचक बात थी। यह फिर से मानव जाति और दानव जाति है। टीएसके मानव जाति और प्राचीन दानव क्षेत्र की दानव जाति हाल के वर्षों में अधिक से अधिक भयंकर रूप से लड़ रही है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये मनुष्य प्राचीन काल से राक्षस जाति के गुलाम रहे हैं। अचानक दास बदल गए हैं। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि दानव जाति इसे किस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या ऐसा नहीं है? यद्यपि मानव जाति को एक बड़ी जाति माना जाता है, उनकी शक्ति यहाँ नहीं है। टीएस, यदि कोई दुर्घटना नहीं होती है तो प्राचीन दानव क्षेत्र से मानव जाति का पतन हो जाएगा। मिथक क्षेत्र के अंतिम विशेषज्ञ के गुजर जाने के बाद वे जड़विहीन डिक्वीड बन जाएंगे और किसी भी समय दूसरों द्वारा निगले जा सकते हैं। फिर से दानव जाति के गुलाम बनने का जिक्र नहीं है। यह पहले से ही बहुत अच्छा है कि वे खून का खाना नहीं बनते। बहुत से लोगों ने उपहास किया। मानव जाति एक बड़ी जाति थी और वे उन्हें धमका नहीं सकते थे। हालांकि मानव जाति की एक शाखा को यहाँ धमकाया जाता देखना उनके लिए कमोबेश संतोषजनक था। मारना,
टॉरेन के शब्दों के बाद उसके पीछे प्यारे दानव कबीले के विशेषज्ञों ने तुरंत उन दोनों को घेर लिया। एक भयानक आभा एक के बाद एक बह गई, सभी भागने के मार्गों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, उन्हें बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। न्यू शेंग, तुम्हें निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। बाई जियानशेंग की आंखें लाल थीं और उसने दांत पीसकर कहा। जब मिनोटॉर ने बाई जियानशेंग की बातें सुनी तो न केवल उसे गुस्सा नहीं आया बल्कि वह हंसा भी। गुस्सा, वह कुछ ऐसा था जो कमजोरों ने किया था। मजबूत को केवल अपने दिल की सामग्री पर हंसने की जरूरत थी। बाई जियानशेंग, क्या आपको लगता है कि आप अब भी वही अद्वितीय प्रतिभा हैं जो आप हुआ करती थीं? आप लंबे समय से अपंग हैं, ठीक है। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ आप आकाशीय फॉक्स मास्टर की महिला को छीनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए होंगे। मिनटॉर ने उपहास किया और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की जड़ को उजागर किया। बाई जियानशेंग, आकाशीय फॉक्स मास्टर उदार और परोपकारी हैं। जब तक आप शब्द कहते हैं, जब तक आप हार मान लेते हैं, हम भविष्य में आपके लिए बिल्कुल परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। यह कैसा रहेगा? मिनोटॉर ने ठंडेपन से कहा। घृणित, मुझे उससे ऐसे होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि वह पहले एक बड़ा शॉट था, लेकिन यह पता चला कि वह ऐसा ही है। सुंदर महिला इस समय धर्मी आक्रोश से भरी हुई थी, क्रोधित महसूस कर रही थी। बिग ब्रदर बाय, उसकी बात मत मानना। मेरी मृत्यु पर पछतावा नहीं है, लेकिन अगर ये शान ने बोलना समाप्त नहीं किया तो उसे केवल चक्कर की लहर महसूस हुई। न्यू शेंग का बड़ा हाथ स्टील की तरह उसकी गर्दन के चारों ओर कस गया, जिससे उसके लिए सांस लेना असंभव हो गया। उसकी पूरी गर्दन ऐसा लगा जैसे यह टूटने वाला था। यदि आप एक शब्द और कहते हैं तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, नी शेंग ने ठंडेपन से कहा। फिर बाई जियानशेंग की ओर देखा और कहा, बाई जियानशेंग, क्या आप सर्वोच्च धर्मी होने के लिए नहीं जानी जाती हैं? क्या आप अपने भाई को यहाँ बिना कुछ किए मरते देखने जा रही हैं? टीएसके, मुझे डर है कि आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। एक औरत के लिए आप अपने सबसे अच्छे भाई को भी कुर्बान कर सकते हैं। हाँ, अगर यह निकल गया तो मुझे डर है कि वह भी आपको एक अलग नज़र से देखेगी। उद्धरण चिन्ह। न्यू शेंग और उनके डेमन रेस के सदस्य दिल खोलकर हंस पड़े। बाई जियानशेंग ने अपनी मुट्ठी को इतनी कसकर जकड़ लिया था कि उसके नाखून उसके शरीर में गहरे धंस गए, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका हृदय भी घोर संघर्ष में था। एक तरफ वह महिला थी जिसे वह प्यार करता था, और दूसरी तरफ उसका अच्छा भाई था जो कई सालों से उसका पीछा कर रहा था। इसने उसे पूरी तरह से दुविधा में डाल दिया। बाई जियानशेंग, मैं तुम्हें केवल 10 सांसें दूंगा। 10 सांसों के बाद मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि क्या कोई इंसान अपनी गर्दन तोड़कर भी जीवित रह सकता है। न्यू शेंग क्रूरता से मुस्कुराया। उसके मुंह से निकले शब्द भी उतने ही ठंडे और निर्मम थे। 10, 9, 8, अल्पविराम। और यहाँ मैं सोच रहा था कि यह कौन था। यह पता चला कि यह छोटे चोरों, राक्षसों और राक्षसों का एक समूह है। भीड़ से एक बेहद ठंडी आवाज आई। हुश! एक तलवार प्रकाश अचानक शून्य में बना और अचानक प्रकाश की एक किरण में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। न्यू शेंग की कलाई की ओर लुढ़क गया। न्यू शेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह महसूस कर सकता था कि यह तलवार प्रकाश कितना भयानक था। इससे उसकी कलाई भी कट सकती है। उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और सीधे एक मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी ऊर्जा ने आसपास की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और यह और भी भयानक हो गया। यह सरपट दौड़ने वाले पागल बैल में बदल गया और तलवार प्रकाश की ओर बढ़ा। पुची! तलवार की रोशनी ने पागल सांड को सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह पागल सांड ये ज़िवेन के हमले का विरोध नहीं कर सका और सीधे मौके पर विस्फोट हो गया, हवा में वास्तविक मौलिक ऊर्जा के कणों में बदल गया। तलवार की रोशनी ने अपनी गति नहीं खोई और सीधे न्यू शेंग की कलाई की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था कि यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह न्यू शेंग की कलाई नहीं काट देता। इस महत्वपूर्ण क्षण में न्यू शेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसने तुरंत एक त्वरित निर्णय लिया और तुरंत ये शान को जाने दिया। उसने अपनी कलाई हटा ली और बमुश्किल तलवार की रोशनी को चकमा दिया। टकराना! तलवार प्रकाश बह गया। हालांकि न्यू शेंग ने इसे चकमा दे दिया था, प्रोफाउंड लाइफ स्टेज डेमन रेस विशेषज्ञ जिसे वह अपने साथ लाया था, वह समय पर चकमा नहीं दे सका और मौके पर ही खूनी धुंध में कट गया। न्यू शेंग की आंखों में कुछ डर था। एक गहन जीवन मंच विशेषज्ञ को एक ही वार से मारना कुछ ऐसा था जो वह भी नहीं कर सकता था। हालांकि एक गहरा जीवन मंच विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसका मैच नहीं था, लेकिन एक आकस्मिक तलवार के प्रहार से एक गहन जीवन मंच विशेषज्ञ को मारना उसके लिए असंभव था। उन्हें अभी भी कुछ वार करने थे। हालांकि यह केवल कुछ वार थे और अंतर बहुत अधिक नहीं था, यह उनके बीच की खाई को देखने के लिए पर्याप्त था। दूसरे पक्ष ने कमोबेश समय के अंतर का उपयोग उसे चकमा देने के लिए किया। हालांकि यह केवल एक सामान्य तरीका था। इसके अलावा फिर भी वह समझ सकता था कि जिस व्यक्ति ने हमला किया था वह शायद साधारण नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि हरे कपड़े पहने एक युवक गर्व से खड़ा है।
उसके हाथ में तलवार की आभा गायब नहीं हुई थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे कि उसने सबसे तुच्छ काम किया हो। ऐसा नहीं लगता था कि उनका किसी गहन जीवन मंच विशेषज्ञ को मारने का कोई इरादा था। वास्तव में आप कौन हैं? आप हमारे और बाई जियानशिंग के बीच के मामले की परवाह क्यों करते हैं? क्या आप हमारी दानव जाति को अपमानित करने से डरते नहीं हैं? उसने एक सख्त चेहरा रखा और उसे धमकाने की कोशिश की। दानव रेस, मुझे दानव जाति से कम डर लगता है। कम से कम 800,000 दानव जाति विशेषज्ञ हैं जो मेरे हाथों मारे गए हैं, यदि 1 लाख नहीं। इसके बारे में कैसा रहेगा? क्या आप कोशिश करना चाहते हैं और उनका बदला लेना चाहते हैं? ये ज़िवेन ने उपहास किया, जैसे उसने सबसे मज़ेदार चुटकुला सुना हो।